बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो एक्सरसाइज के साथ करना है, उसके साथ ब्रेकफास्ट को ज़रूर अपनी जो है वो दिन की रूटीन में शामिल करें। नाज़रीन, मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखें। जो है ठंडा पानी पीने से इज्तनाब करें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से इज्तनाब करें, क्योंकि जो तब्दील हो रहा होता है मौसम, तो उस वक्त जो है वो बीमारी आप पे ज़्यादा जो है वो हावी होती है। नाज़रीन, शायरी जो है उसको दिल की ऐसी ज़बान है जो एहसासात को अल्फाज में पिरो देती है। इस हवाले से आज हमारे साथ हमारे इस महफ़िल में एक शायर मौजूद हैं, इरफ़ान फ़रद साहब, जो कि पंजाबी ज़बान के एक बहुत बड़े शायर हैं। उनसे ज़रा आज बात करेंगे कि शायरी कहा जाता है कि सिर्फ़ इश्क पे होती है, मोहब्बत पे होती है। क्या शायर का काम सिर्फ़ इश्क और मोहब्बत की बातें करना है, या अवाम की तस्हीह की तरफ भी शायर ने काम करना है? नाज़रीन, इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ अहमद ख़ान साहब भी मौजूद होंगे, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं रोही टीवी के। इनसे ज़रा क्राइम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इनकी बीट जो है वो क्राइम की है। शहर में एक पुलिस की इमेज जो है वो चेंज हो रही है, आवाम को जो है वो एतबार बढ़ रहा है पुलिस के। इस हवाले से तफसीलन अहमद ख़ान साहब से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफ़ान साहब, कैसे हैं? सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफ़ान साहब, हम क्योंकि हमारा मॉर्निंग शो है, हम ज़रा अपने गेस्ट से हमेशा ये पूछते हैं कि वो अपनी रूटीन का जो है वो दिन का आगाज़ जो है वो किस तरह करते हैं। आप ज़रा अपनी रूटीन हमें बताना पसंद करेंगे? जी बस सर, सुबह उठ के बस नमाज और वॉक करते हैं। और अक्सर औक़ात होता है शायर के लिए तो शायर जो सुबह में जो है ना वो ज़्यादा जब बंदा एक फ़्रेश माइंड उठता हुँ, है, तो अक्सर हम जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमारे ज़हन में अशार आ रहे होते हैं। हुँ, तो हमारे लिए तो सुबह का वक्त जो है वो शायर के लिए एक बड़ा मैं समझता हूँ अहम वक्त है, कि जिस वक्त उसका दिमाग जो है वो दुनिया के तमाम उन झंझटों से बिल्कुल फ्री होता है और बड़ा वो फ्रेश होकर बैठता है। और उसके जो है वो अशार अक्सर मेरी हुँ। तो बाकी शोरा का तो पता नहीं, मैं अक्सर जितनी भी गज़लें मैंने लिखी हैं उनमें से वो 80% अगर कहूँ तो वो सुबह के वक्त ही लिखता हूँ। अच्छा, बस शायरी में जैसे आप आमद की बात कर रहे हैं कि दिन के टाइम जो है वो मुझे आमद होती है। हम्म। अक्सर शोरा हज़रात जो हैं वो यही बात करते हैं। अब आमद होने से क्या मुराद है? क्या इसके लिए कोई लिटरेचर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या ये अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरती चीज़ है? अच्छा सर, ऐसे है इसमें दो चीज़ें हैं। शायर, एक तो मैं ये बताता चलूँ आपको कि शायर खुद खुद से बंदा नहीं बन सकता। हुँ, आपने बहुत से लोग को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पीएचडी स्कॉलर हैं, बड़े एमफिल हैं, बहुत उनके पास डिग्रीज हैं, लेकिन वो एक शेर नहीं कह सकते। हुँ, हालांकि उनके पास नॉलेज की कमी नहीं है। अगर नॉलेज या पढ़ने पढ़ाने से शेर कहना हो तो जितने भी प्रोफेसर हैं वो सारे शायर होते, हुँ, या जितने भी स्कॉलर्स हैं, पीएचडी लोग हैं, वो शायर होते। तो इसका जो है ना, ये पढ़ने पढ़ाने से ये शायर बस ये या तो बंदा शायर होता है या नहीं होता, हुँ, बस चीज़ें दो ही हैं। ये एक शायर जो है ये बाई बर्थ होते हैं। हुँ, इन अल्लाह ताला की तरफ से कोई खसूसी कोई होती है, नवाजिश होती है। और वो शायर जो होता है वो उस चीज़ें उन पे वाकई जो एक आध मिसरा जो है वो लाजमी उस पर नजूर होता है, वो आता है उसको उसके जहन में चलते फिरते, कोई मुआशरे को चीज़ देख कर, कोई एहसास महरूमी देख कर, या इश्क में किसी नाकामी पर आप कह लें, तो उसके जहन में वो आता है, फिर वो आगे चलता है। शायर बस मैं जो आपको बताना, शायर यही है कि या शायर होता है या नहीं होता, शायर खुद से नहीं बनता, आपको नहीं बन अपनी किस सकता। एज में लग गया था, या पेरेंट्स ने कोई चीज़ देख ली थी कि जी है, इसके आपके अंदर ये टैलेंट मौजूद है नेचुरली? अच्छा, ऐसे था मैं टैलेंट तो ये बचपन से ही ना हर हुँ, बंदा अगर आप भी सोचेंगे तो बचपन में आप भी कहेंगे कि मैं बचपन में शेर, मेरे पास डायरियाँ थी ऐसी हुँ, मैं लिखता। हर बंदा ही अपने आप को शायर समझता है, हाँ कोई भी हुँ, हो। वो बंदा वो सोच रहा होता है, आप अब जिससे भी बात करेंगे, अमर भाई भी सोच रहे होंगे बचपन में मैं शेर लिखता होता था, मेरी एक डायरी होती थी हुँ, उसमें वो, यानी कि हर बंदा ही शुरू में कोशिश करता है। लेकिन मैं भी चूँकि बचपन से ही तकरीबन 9th-10th में मैंने कुछ शेर कहने शुरू कर दिए थे। अच्छा। लेकिन वो चूँकि इसका एक बाकायदा एक इसका सिलसिला है शायरी का, इसमें औज़ान हैं, इसमें बहरे हैं। फिर मैंने इसको थोड़ा-सा वक़्त गुज़रने के साथ-साथ फिर मैंने अभी 4-5 साल पहले ही मैंने सीखा है इसको प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर इसको सीखा है। प्रॉपर सीखने का मैंने इसका अमल ज़रा क्या होता है? शायरी आप जैसे कह रहे थे कि नेचुरल है, लेकिन फिर इसमें सीखने का अमल क्या है? शेर आ रहे होते हैं बंदे हुँ, को ना, दिमाग में शेर बंदे पे नाज़िल हो रहे होते हुँ, हैं, बंदा कहना चाह रहा होता है। लेकिन चूँकि इसका प्रॉपर औज़ान में हुँ, शेर कहना और बहरों में मुख्तलिफ बहरें हैं शायरी की, हुँ, तो उन बहरों में शेर कहने के लिए कि वज़न बराबर हो, हुँ,
तो वो फिर वो ना वो वज़न सीखना पड़ता है, औज़ान सीखने पड़ते हैं, बैरें सीखने पड़ती हैं। जो एक मिसरा जो आप पे आता है ना, मिसाल के तौर पे कोई एक मिसरा आपके ज़हन में आ गया, तो अब जो अगले मिसरे हैं जो आप लगा रहे हैं वो भी उसी बैर में हो। बिल्कुल। जिस मिसरे में आपके ज़हन पे एक मिसाल के तौर पे कोई शेर आ गया, तो बाकी जितने भी शेर आप कहेंगे गज़ल में 5, 6, 7, 8 शेर कह रहे हैं, तो बाकी लाज़िम है कि वो जो आप मिसरा आप पे आपके ज़हन में आया उसी के मुताबिक बाकी शेर भी। इरफान साहब, आपका कोई पहला शेर जो आपको याद हो, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा दाद मिली हो जब आपने शायरी का आगाज़ किया था, अगर वो आप हमें सुनाना चाहें? जी, वो बस एक उस वक़्त मुझे मुझे औज़ान का भी पता नहीं था, हुँ, और मुझे पता भी नहीं था शायरी के असल इसरार और रमूज़ क्या हैं। तब मैंने एक लेकिन वो जब मैंने सीख लिया, तब मुझे पता चला कि ये मेरा पूरा वज़न पे पूरा कता है। हुँ, वो यानी कि और वो मेरा इस वक्त सोशल मीडिया पे भी वो मिलियंस में हैं लोग, बड़ा उस पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो मैं जो मुझे पता नहीं था शायरी का, तब से वो जो मेरा वो है कि सारी आकड़ भन्नी बैठा, साड़ी आकर पन्नी बैठा। अपनी गलती मन्नी बैठा। वाह! सारी आकड़ भन्नी बैठा, अपनी गलती मन्नी बैठा, वापस आ जा दिल दे जानी, हुण ते हथ भी बन्नी बैठा। वाह! वाह! ये मेरा पहला था जो मैंने शुरू में कहा था। अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको हम जानते हैं यूनिवर्सिटी टाइम से, आप भी शायरी में बड़ा शगफ़ रखते हैं। अभी तो खैर आपकी क्राइम की बीट है, बड़ी सख्त बीट है। तो अभी भी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, शेर लिख रहे हैं अभी आजकल, या सिर्फ क्राइम पे फोकस है? नहीं, जब बंदा देखें, डिग्री जब की मैस कम्युनिकेशन, तो उसके बाद एक सोच थी कि अपना एक फ़ील्ड चूज़ करनी है। तो जब उस फील्ड में आए तो फिर जब फील्ड को जब 100% दो तो फिर दूसरा काम नहीं हो सकता, या तो फिर उसमें 2 नंबर ही करो तो फिर दो नंबर काम हो सकते हैं। तो इस तरह से ना फिर शायरी से तो बिल्कुल भी नहीं, बस कभी इनके शेर सुन लेते हैं, कभी गालिब के शेर सुन लिए, कभी किसके सुन लिए। तो इस तरह से थोड़ा सा ज़ौक़ है, शौक़ भी है, तो लगे रहते हैं बस सुनने अच्छा में। खान साहब, टॉपिक ज़रा आज हमने ज़रा लाइट रखा है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी क्राइम की बीट है, तो इस वक्त शहर के क्या हालात हैं? पैनिक बटन लगा दिए गए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, और सेफ सिटी बना दी गई है। तो क्राइम कुछ नीचे आया है, या अभी भी जो है वो क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम रेट में इजाफा ही हो रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्राइम तब बढ़ता है जब क्रिमिनल बंदे को पता होता है कि पुलिस मसरूफ़ है। ठीक है, चाहे हमारे पास हज़ारों वसाइल हों, हज़ारों चीज़ें हों। अब आपको मैं बताऊं कि कुछ दिन पहले पुलिस लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पे थी। उससे पहले अगर मैं क्राइम की बात करूं तो क्राइम ना होने के बराबर था। अच्छा। तो जैसे ही पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी आई तो क्रिमिनल अफराद को भी पता लगा कि पुलिस जो है वो मसरूफ़ है, तो उन्होंने फिर से दोबारा से वारदातें करना शुरू कर दी। हालांकि पिछले 1 महीने में मैं रोज़ाना चीज़ें देखता था, बोस्टन रोड के ऊपर 9 नंबर से 6 नंबर, 6 नंबर से 9 नंबर तक कोई वारदात नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन इन 3 से 4 दिन के अंदर जब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी में मसरूफ़ थी, तो 6 नंबर के ऊपर वारदातें होने लग गई हैं, 6 नंबर से 9 नंबर के दरमियान में। तो मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें जो हैं वो सामने आई हैं, डकैती की, राहज़नी की वारदातें जो हैं वो सामने आई हैं, और गुलगश डिवीज़न के इलाके में वारदातें जो हैं ये सामने आई हैं, सिटी डिवीज़न में आई हैं, कैंट डिवीज़न में हुई हैं, हत्ता कि सदर डिवीज़न में बहुत कम ज़्यादा वारदातें होती हैं, लेकिन उधर भी जो हैं वो वारदातें जो हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। जैसे ही पुलिस वापस आई तो दोबारा से ना कंट्रोल होना शुरू हो चुकी। लेकिन सेफ़ सिटी का हमें फ़ायदा ये है कि कोई भी अगर वारदात होती है या कुछ भी किस्म का होता है, तो फ़ौरी तौर पर उसको जो है वो नोट कर लिया जाता है कि कौन सी लोकेशन है, कौन सा जाए वक़ूआ है, वहाँ पर वारदात हुई है। फिर उसका रूट उठाते हैं कि ये जो बंदा वारदात करके जा रहा है वो कौन सी गली में एंटर हो रहा है। फिर आगे वाली गलियाँ देखते हैं कि इतने डिस्टेंस के बाद ये गली से निकला है, ये इसका यही इलाका है। तो फिर वो जो पुलिस की ने जो टीमें बनाई हुई हैं, फिर वो अब आप गलियों में डिटेल्स बता रहे जाके हैं तो क्रिमिनल वहाँ से हजरात को। तो देखे ना, पता होना चाहिए कि अब वारदात करना, ये जो पहले चोर डाकू आसान घूम रहे थे, अब वो चीज़ नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि पुलिस ने अपनी गिरफ्त बहुत मजबूत कर ली है, क्योंकि उन्होंने भी अपने आप को जदीद पुलिसिंग की तरफ जो है वो लेके गए हैं। और जैसे सेफ सिटी,
अब आपके कैमरास के हवाले से बात करें तो शहर में 300 से ज़ायद कैमरे जो हैं वो लगाए हुए हैं इन्होंने। और उसके बाद अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो प्राइवेट जो जिन लोगों ने लगाए हुए हैं तकरीबन 13,000 से ज़ायद कैमरे हैं। तो वो भी पुलिस की मदद करते हैं। पुलिस की जो टीमें तश्कील दी हुई हैं उसमें जब उनके तक अब कोई भी एक वारदात होती है ना, वहाँ पुलिस की एक टीम नहीं पहुँचती, थाना पहुँचता है सबसे पहले, डॉल्फिन थाना, उसके बाद फिर जो है वो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे वो पहुंचते हैं, उसके बाद सीसीडी पहुंचती है, उसके बाद ये जो सारे जब इकट्ठे होते हैं तो फिर उसके बाद सीआरओ की टीमें पहुंचती हैं। अच्छा, फिर एक किसी शख्स के साथ अगर कोई वारदात हो जाती है तो उस वक्त फ़ौरन उसे क्या करना चाहिए? क्राइम हो गया है, क्योंकि कहा जाता है कि पुलिस मौके पे नहीं पहुंचती, देर से पहुंचती है। देखिए मैं आपको बताऊं, सेफ सिटी बन गया है। अब लोगों को रिस्पांस जो है वो विदन 5 से 10 या 15 मिनट के अंदर विदन रिस्पांस मिलेगा। अच्छा। अब तो इन्होंने जदीद ऐसी पॉलिसिंग कर ली है, मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पे क्राइम होता था उन जगहों पे इन्होंने नाके लगाना शुरू कर दिए। और एक नाका भी नहीं, डबल डबल, एक तरफ पुलिस थाने का नाका होगा, दूसरी तरफ डॉल्फिन का होगा, तीसरी तरफ मुहाफिज स्क्वाड का होगा। मतलब अगर कोई एक वारदात हुई है तो उन्होंने उसको उस प्लान से तरतीब करना है कि वारदात जो है हुई है, 15 कॉल हुई है कि डाकू जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं, राजन जो है वो बीसी चौक की तरफ भागा है या सैदावाला बाईपास की तरफ भागा, तो उन्होंने उसी तरह से तश्कील जो टीम दी हुई है उसको फ़ौरन कॉल करेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ ये कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं, फ़लाँ मोटरसाइकिल है, इसको फ़ौरन सर्च करें। तो ये भी हो रहा है। तो मैं आपको ये बताऊं कि पिछले हफ्ते मैं ये देख रहा था कि शहरी मज़ाहमत बहुत करते हैं। जब आपके साथ इस तरह का इंसिडेंट हो तो देखिए पुलिस आपकी मदद के लिए तो मौजूद है, पुलिस तो आपको रिकवरी दे देगी, लेकिन आप एक डाकू के साथ जिसके हाथ में एक पिस्टल है, गन है, वो आपको शूट कर सकता है, बेहतर है उससे बहस ना करें, उससे मज़ाहमत ना करें। अगर आप उससे मज़ाहमत करते हैं तो जाहिर सी बात है उसने तो आपको अपनी अपनी जान उसने बचानी है, आपके पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो बजाय अपने 5,000, 10,000, 2,000, 5,000 बचाने के, तो मज़ाहमत करने से बेहतर है उसको दें कि फ़ौरन पुलिस को रिपोर्ट करें, 15 कॉल करें, 15 कॉल, क्योंकि अब सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनके नज़र में भी सब कुछ आ रहा है। अगर वो मज़ाहमत नहीं करते, उनका जो सामान जो है वो डकैती हो जाती है, तो वो फिर एक होता है कि अब ये रिकवरियाँ कौन करवाता फिरेगा, 6-6 महीने जो है वो थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सर देखिए मैं इसमें आपको एक बात बताऊं, अब वो चीज़ नहीं है, हर बंदे को रिकवरी मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकवरियां दी जा रही है पुलिस, ठीक है। उसमें अब वो मैं आपको बताऊं, सेफ सिटी जो है ना, जहाँ पर वारदात हो रही है तो उसको फोकस करती है वो चीज़, वहाँ से फिर अगर वो फोकस करती है फिर उसके बाद फ़ौरन सेफ सिटी की टीमें जो हैं उनको इतला भी दी जाती है कि ये लोग यहाँ पर आए हैं और अब आप कैसे इसको कवर करेंगे। फिर वो नीचे जो टीमें वर्क कर रही होती हैं सड़कों पर, रोडों पर, मुख्तलिफ चौकों पर, गलियों में, उनको भी इतला दी जाती है कि आप भी इस अफराद को चेक करें। नाज़रीन, काफ़ी ऐसा इकदाम उठाए जा रहे हैं पुलिसिंग के हवाले से, इन जनरल सेफ सिटी जो कायम कर दी गई है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम पुलिस के हवाले से बात कर रहे थे। नाज़रीन, हमारे साथ एक शायर मौजूद हैं, ज़रा उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि शायरी क्या है। सर इरफान साहब, इससे पहले कि हम आपसे कुछ अशार सुने, हमारे नाज़रीन को ज़रा समझाएं कि शायरी असल में है क्या। जैसे आपने कहा कि मैंने सीखी है, मैं एक नेचुरली टैलेंटेड इंसान हूँ, शायरी जो है वो आमद होती है। शायरी सर असल में इसका जो मुख्तसर सा वो ये है कि इंसान की जो अपने अंदर की फीलिंग्स होती हैं उसको फ़नी अंदाज में हम आगे लेके आएँ, उसको शेर में ढाल दें। आपका वो ख्वाह किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। तो असल में ये शायरी शायर के अंदर का कर्ब होता है, वो चाहे वो खुशी के का हो या उसका दुख का हो, अफसोस का हो, जो वो महसूस कर रहा होता है उसको शेर में ढाल के अंदर का इजहार, इसको हम शायरी कहते हैं। जनाब, आप कह रहे हैं कि अंदर के जो एहसासात हैं वो अल्फाज में आते हैं शायरी के थ्रू। कहा जाता है कि शायर बनने के लिए आपका जी एक दफ़ा दिल टूटना लाजमी है, उसमें दर्द आएगा। तो आपका भी दिल टूट चुका है या अभी ये शर्फ हासिल नहीं हुआ? नहीं, अभी अच्छा ये भी इसमें एक काफ़ी वैसे पहलू मौजूद है, ज़्यादातर लोग, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता।
लाजमी नहीं होता कि शायर का दिल टूटे तो वो शायर बनता है। शायर का दिल इश्क में, इश्क मजाजी में टूटना एक और। बाज़ लोग जो हैं वो जो अब मैं बात करूँ पंजाबी शायरी की, तो पंजाबी शायरी में ज़्यादातर इसमें सूफियाना रंग ज़्यादा है। इसमें हमारे जो पंजाबी के पहले शायर हैं वो बाबा फरीद पाकपतन से हैं, जो पहले पंजाबी के बाज़ाब्ता उससे ज़ुबान तो उससे पहले मौजूद थी, लेकिन पहले शायर जो अभी आए हैं रिसर्च में, तो पहले शायर वो है। तो इसमें ज़्यादातर बुजुर्गान दीन जो हैं उन्होंने अपनी तबलीग को का ज़रिया भी बनाया है इसको, शायरी को। शायरी में, पंजाबी शायरी में ज़्यादा तसव्वुफ़ की बातें होती हैं और तबलीग दीन की, लोगों के मसाइल की और खुदा से मोहब्बत की, उसके रसूल से मोहब्बत की। तो ये भी कहीं हद तक बस होगा, कुछ परसेंट ऐसी चीज़ें होंगी कि बंदे का दिल टूट जाए वो शायर, लेकिन वो शायर अंदर से बंदा, पहले मैं बता चुका हूँ कि अंदर से होता है शायर एक बंदा। वो अगर इमोशंस कोई भी निकल सकते हैं, चाहे वो किसी भी रंग में ले सकते हैं, इसके मिजाजी हो या अल्लाह के मोहब्बत हो, तो उस कोई भी जो इमोशंस हैं वो निकल सकते हैं। अच्छा, शायरी के हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये एक ऐसा शोबा है या एक लोग यहाँ पर जो शायर हजरात हैं उनके जी घर का चूल्हा उस तरह नहीं चलता। अभी भी हालात वैसे ही हैं या अब कुछ बेहतर हो रहे हैं हालात शायर हजरात के? अच्छा, बस ऐसे ही अभी तो देखिए जो मौजूदा दौर, एक दफ़ा दोबारा शायरी जो है ना वो अब आ गई है यूनिवर्सिटियों में। लोग जो है ना एक दफ़ा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, अभी ट्रेंड दोबारा है। नौजवान नस्ल जो है इसमें कुछ शोरा कराम का बड़ा किरदार है, नौजवान नस्ल को जो है वो शायरी की तरफ लेके आने का। तो इसमें मकूल जो है वो अब शायरों को एजाज़िये भी मिलते हैं। तो लेकिन इसमें मेरा जो है ना वो हमें शायरी को एक किस्म का पार्ट टाइम लेना चाहिए। बाज़ अगर शायर जो हैं वो सिर्फ शायरी पे ही इन्हसार करके बैठ जाएं तो जाहिर है उनका वो कोई भी चाहे काम करेंगे किसी एक काम, तो उस घर का चूल्हा वाकई नहीं चलता। तो शायरी में भी बड़ी जो है वो बड़ी मेहनत है। एक वक्त में फौरी आप शेर कहना शुरू कर दें और आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएं, ये मेरे ख्याल में ये तो मुमकिन नहीं है। इसमें बड़ी रियाजत है। जैसे अज़र फराग साहब का एक शेर है कि ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। तो लोग ना वो रियाजत है, इसमें एक वक्त आता है फिर जब आप अपने आप को मनवा चुके होते हैं तब ज़ाहिर है इसमें अर्निंग में बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिनके चूल्हे शायरी से जल रहे हैं। बिल्कुल हैं ऐसे नाम इस वक्त पाकिस्तान में, बहुत से शायर ऐसे हैं जिनके चूल्हे वाकई जल रहे हैं और अच्छे खासे चूल्हे जल रहे हैं उनके। तो लेकिन कुछ अभी जो स्ट्रगलिंग प्रोसेस में अभी तक नहीं, उनकी कोई ऐसी चीज़ें हिट नहीं हुई, तो उनको बस वो चाहिए। इरफान साहब, आपने कहा यूथ जो है हमारी शायरी की तरफ आ रही है, आप भी जो है वो यूथ के लिए लिखते हैं। कोई ऐसा शेर, जैसे आपने अपना पहले शेर सुनाया जिसमें बड़ी आपको दाद मिली, ऐसा शेर जो यूथ के लिए आपने लिखा हो, हमारी नौजवान नस्ल के लिए लिखा हो? अच्छा, एक ऐसे हमारे नौजवान अक्सर कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में अक्सर जाना होता है, तो वहाँ मुशायरों में तो बाज़ लड़के जो है ना वो शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि एक मोहब्बत में नाकामी हुई तो वो बस वो फिर मजनू बन गए और तालीम से उनकी तवज्जो हट गई और उन्होंने जो है ना वो हर तरफ से बस वो लड़की एक वो दिल टूटने के बाद जो है ना वो बस अपने आप को दुनिया से उन्होंने समझ लिया अभी हमारी पता नहीं अब दुनिया ख़त्म हो गई। तो बस उनके लिए मैं अक्सर यूनिवर्सिटियों में शेर सुनाता होता हूँ कॉलेजां में कि अखा नाल नज़ारा कर लो, अखा नाल नज़ारा कर लो, औखी गल गवारा कर लो। अखा नाल नज़ारा कर लो, औखी गल गवारा कर लो, जेकर ताड़ी कदर ना होवे छड़ दो प्यार दोबारा कर लो। वाह। तो मोहब्बत दोबारा भी होला, ये वैसे कंसेप्ट भी एक दफ़ा मोहब्बत होगी और दोबारा हो ही नहीं सकती। कहते हैं पहली मोहब्बत नहीं मिलती दोबारा, जितनी मर्जी ट्राई कर लें। मोहब्बत ये नहीं कि पहली मोहब्बत ही मिल जाए। मोहब्बत अगर बंदा को नहीं मिलती तो बंदे को कोशिशें करता रहना चाहिए, कहीं ना कहीं मोहब्बत मिल जाती है देर। अच्छा इरफान साहब, मोहब्बत में कोशिश करती रहनी चाहिए। आप लिटरेचर भी पढ़ते हैं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि शायरी आपने करनी है। इश्क और मोहब्बत में फ़र्क क्या है? इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है? इश्क दो तरह का इश्क है। एक इश्क दुनिया का इश्क है, एक इश्क मजाजी है, अल्लाह से इश्क करना है। इश्क में हम ये कह सकते हैं कि किसी को दीवाना वार चाहना, दीवाना वार किसी की तरफ रग़बत करना। जैसे बंदा अपने अल्लाह और रसूल से मोहब्बत, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत वाला तो मैं वो तो इश्क वाला हमारा एक कंसेप्ट है कि किसी को मोहब्बत बस किसी को पसंद कर लेना, किसी को चाहना,
तो मैं तो यूँ समझता हूँ कि मोहब्बत किसी को पसंद कर लेना, और इश्क जो है ये फिर मोहब्बत की तमाम, जब आप उसकी वो आप उसके जो एरियाज़ हैं, उनकी जो लाइंस हैं, वो जब आप क्रॉस कर लेते हैं तो फिर आप वो इश्क की वादी में दाखिल हो जाते हैं। अच्छा इरफान साहब, आपने पंजाबी में शायरी करते हैं, तो पंजाबी ज़बान को मुंतखब करना या पंजाबी ज़बान का इंतखाब करना, ये आपने क्यों किया? क्योंकि उर्दू में भी की जा जी सकती जी है, बाकी ज़बानों में भी की जा सकती है, जी। ख़ास पंजाबी क्यों? एक ऐसे असर के ना, एक तो पंजाबी हमारी मादरी ज़ुबान है, हुँ, मदर लैंग्वेज है। मैं समझता हूँ कि कोई भी ज़ुबान जिस बंदे की हो ना, अब उर्दू में अगर मैंने कोई बात करनी है या मैंने इंग्लिश में बात करनी है ना, हुँ, तो पहले वो जो वो ख़्याल तख़य्युल होगा ना, वो मेरे ज़हन में पंजाबी में ही आएगा। हुँ, फिर मैं उसको कन्वर्ट करूँगा इंग्लिश में, हुँ, फिर उसको कन्वर्ट करूँगा उर्दू में। हुँ, तो पहला जो जो आप किसी भी आपकी ज़ुबान सराइकी है, आप बलोची हैं, आप पश्तो हैं, जो ख़्याल आपके ज़हन में हुँ, आ रहा होगा ना, वो आपकी मदर लैंग्वेज में भी आ रहा हुँ, होगा। आपने उसको ट्रांसफ़र फिर करना है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आपकी जो मदर लैंग्वेज है, उसमें आपको ख़्याल बहुत अच्छा आ रहा होता है, लेकिन जब उसको आप किसी दूसरी ज़ुबान में कन्वर्ट करते हैं, तो वो मज़ा आप हुँ, उस मिसरे से हासिल करना चाह रहे होते हुँ, हैं ना, वो दूसरी लैंग्वेज में जाके हासिल हुँ, नहीं हो रहा होता। हुँ, तो मेरा पंजाबी ज़बान, मैंने उर्दू में भी लिखता रहा हूँ, काफ़ी लिखा है मैंने, लेकिन मैं पंजाबी को मैंने इसलिए चूज़ किया है कि मेरे पास एक तो लफ्ज़ों की कमी नहीं है। हुँ, मैं, चूँकि मेरी मदर लैंग्वेज है, मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में पंजाबी हुँ, बोलता हूँ, तो मेरे लिए ये मसला नहीं है कि मैं यहाँ अब क्या हुँ, मैं क्या लगाऊँ, यहाँ क्या हुँ, लगाऊँ। वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में एक चीज़ें आ रही होती है, मैं समझता हूँ। अच्छा, पहले होता था ऐसे कि लोग ना अपनी मदर लैंग्वेज में हुँ, लोग उर्दू में शायरी करके फ़ख्र महसूस करते थे। मदर लैंग्वेज में बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, वो सराइकी हैं लेकिन उर्दू में शायरी कर रहे हुँ, हैं। वो सराइकी में अच्छा लिखते ज़रूर हैं, हुँ, सुनाते नहीं। तो वो शर्म महसूस करते थे, उर्दू में सुना के और बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे। हुँ, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड, जैसे जैसे शायरी में अभी जिद्दत आई है, तो ट्रेंड भी चेंज हुआ है। हुँ, अब जो भी शायर है, खा वो उर्दू लिखने वाले सराइकी हैं, तो वो सराइकी में शायरी कर रहे हैं। हुँ, जो पंजाबी हैं वो पंजाबी में लिख रहे हैं, बल्कि सुना भी रहे हैं। हुँ। बहुत सारे शोरा तो ऐसे हैं जिन्हें वो प्रॉपर उर्दू के शायर हैं, उनके पास कोई थोड़ी सी शायरी पंजाबी या सराइकी में जब वो सुनाते हैं, तो उर्दू से ज़्यादा उनको दाद मिलती है। इरफान साहब, इस पे तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे, मज़ीद भी आपसे कुछ अशार सुनेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम इरफान साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, हम शायरी पे गुफ्तगू कर रहे थे, मज़ीद भी उनसे अशार सुनेंगे। हमारे साथ अहमद ख़ान साहब दूसरे गेस्ट जो हमारे मौजूद हैं, उनसे ज़रा क्राइम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि इस वक्त क्योंकि सेफ़ सिटी पे हमने गुफ्तगू की, अब ज़रा NCCIA पे गुफ्तगू कर लेते हैं, साइबर क्राइम के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। अहमद भाई, बहुत जो है वो फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ, लोग जो हैं वो कहते हैं हमारा रिड्रेसल उस तरह नहीं होता, हमारी रिकवरी नहीं होती, तो NCCI का इदारा एक बना दिया गया, इस हवाले से वो क्या क्या काम कर रहा है? सर देखिए, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी एक चीज़ हुँ, बताई थी। साइबर क्राइम हमारे पास एक इकलौता इदारा है हुँ, जो पूरे जनूबी पंजाब में एक मुल्तान में ही दफ्तर है जो हुँ, काम कर रहा है। हुँ, दरख्वास्तों के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, रवां साल तो 70,000 से 75,000 से ज़ायद दरख्वास्तें जो हैं वो हुँ, मसूल हुई पड़ी हैं। हुँ, उनमें अब तक जो है वो तकरीबन 200 से ज़ायद इंक्वायरियाँ लगी हैं हुँ, उनके ऊपर। तो मतलब कि फ्रॉड इतना है, आपकी सोच है, क्योंकि जैसे ही हमारा वक्त तब्दील होता जा रहा है तो फ्रॉड भी ऑनलाइन होते जा रहे हैं। जैसे ऑनलाइन स्कैमर्स, हुँ, आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए, या कोई जो है वीज़ा फ्रॉड, वो तो वीज़ा फ्रॉड तो अलग से हो गया, FIA डील करता है उसको। तो साइबर में ऑनलाइन फ्रॉड्स आ जाते हैं जो कि आप ऑनलाइन का झांसा देकर निकाले जाता है। जैसे आपको जी किसी कोरियर कंपनी की तरफ से कॉल आ जाती है, या कोई कहता है जी मैं जैज़ कंपनी से बात कर रहा हूँ या किसी भी कंपनी से बात कर रहा हूँ, तो आपका ये अकाउंट है। किसी को भी अपनी पर्सनल चीज़ें पहले तो शेयर नहीं हुँ, करनी। हुँ, तो लोग होते हैं जो शेयर कर देते हैं, तो बाद में उनके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, वो हुँ। फ्रॉड की दरख्वास्त जो है वो साइबर क्राइम में चली जाती है। अच्छा, उसका इसी इस पे रहेंगे, ज़रा हम आवाम को ज़रा समझा भी दें कि किस तरह के फ्रॉड से जो है वो उन्होंने बचना है। आप अपनी क्योंकि कवर करते हैं, बड़ा एक्सटेंसिवली क्राइम को कवर करते हैं, तो किस तरह के फ्रॉड जो हैं वो हो रहे हैं? अमूमन कहाँ गलती होती है, एक शख्स से तो है वो अपना कीमती माल जो है वो गवा बैठता है? देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो इंसान से छोटी सी गलती हो जाती है। हुँ, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी बात बता हुँ, देता हूँ। मुझे आई एक स्कैमर की कॉल हुँ, कि मैं एक निजी कोरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ, तो आपका एक ऑर्डर आया हुआ है। तो
तो मैंने कहा यार मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। उसने कहा नहीं आपका नाम फलां फलां है, आप फलां जगह पे रहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा लेकिन मैंने तो कहते किसी ने आपके नाम का ना भेजा है। अच्छा। तो उसने कहा कि मेरा नाम सरप्राइज रखना है, तो ये अब आया हुआ मैंने कहाँ देना है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो चलो जिसने भेजा है आप उसी को ही वापस भेज दो, मैं तो अपना एड्रेस नहीं दे सकता, पर्सनल चीज़ आपको कुछ भी चीज़ें नहीं दे सकता। उसने कहा चलो अगर आपने नहीं लेना तो आपके पास एक पिन कोड आ रहा है, तो मुझे सिर्फ बता दें वो। तो उस चीज़ को अगर मैं उसको बता देता तो हो सकता था मेरे अकाउंट से पैसे निकल जाते, हो सकता था मेरे साथ कुछ और मिसहैप हो सकता था। तो ये चीज़ें हैं, कोई भी अगर आपको कॉल करके कहता है या अपना एटीएम कार्ड नंबर दे दें या एटीएम के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो दे दें, या आपको मोबाइल पे आपके पिन कोड आ रहा है, तो उन कॉलों से बचें। उनकी कॉल फ़ौरन कट करके उनको ब्लॉक कर दें तो या उनकी कंप्लेन कर दें। अहमद, इनके पास डिटेल्स कहाँ से आती हैं इतनी सारी जो हैं वो बहुत प्रिसाइज डिटेल्स होती हैं इनके पास। जैसे आप बता रहे हैं कि मेरे बारे में सब कुछ उन्हें पता था, एक बस उन्हें क्लू चाहिए था, वो एंटर सर करते। आजकल मुख्तलिफ ऐप्स हैं जिनमें मतलब के डाटा वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, हम अपना फॉर एग्जांपल हम अपना कहीं भी जा रहे होते हैं, हमारा आईडी कार्ड स्कैन हो रहा होता है, हम सिम में जब लेते हैं वो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कभी भी ये जो बाहर रोडों पे सिमें लगा के बैठे हैं, सड़कों पे लगा के बैठे हैं, चौकों पर, वहाँ से सिम नहीं परचेज़ करनी है आपने। कोई भी चीज़ आपके जो घर घर आके देते हैं जी ये इतने सिम हमसे ले लें, ये इतने फ़ायदा दे रहे हैं, वो आपका फ़ायदा नहीं, वो आपके नुकसान में है। वो कभी भी आप ये चीज़ लाजमी ना करें। आउटलेट मौजूद हैं, हर कंपनी की आउटलेट मौजूद होती है, वहाँ जाके आप अपने आपको अपना आईडी कार्ड दे के वहाँ से सिम ले सकते हैं। तो इसका सबसे बेनिफिट ये है कि आपका डाटा लीक नहीं होगा। अगर आप बाहर किसी नुमाइंदे से या चौकों पे बैठे हुए किसी से सिम लेते हैं या कोई बायोमेट्रिक करवाते हैं, तो उनके लिए एक डाटा जो है वो बहुत आम सी बात है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पैसे निकलवाने हैं अकाउंट से, किसी भी आप रिटेलर के पास गए हैं, तो उसने सबसे पहले कहना है कि अपना नंबर बताएं या आईडी कार्ड नंबर बताएं। तो यही वो चीज़ें हैं, जब वो नंबर लिख लेते फिर वो स्कैमर को देते हैं, तो इसमें बहुत से स्कैमर जो हैं उनके साथ रिलेटेड में होते हैं। फिर वो स्कैमर क्या करते हैं, उनके ज़ाहिर सी बात है रिटेलर को भी फ़ायदा है ना। अब जो अकाउंट वो खाली कर रहे हैं तो रिटेलर के पास पैसे आ रहे हैं, रिटेलर जो है वो अपना कमीशन रख के उनको पैसे वापस दे देता है। फिर जब वो साइबर क्राइम पकड़ता है तो फिर वो रिटेलर कहता है जी मैं तो बीच में था नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये फ्रॉड कर रहा है, मुझे तो ये पता था कि इसकी अच्छी कंपनी है, ये कोई और काम करता होगा। तो फिर वो रिटेलर ये बचने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रिटेलर भी इस जुर्म में मुलविस शरीक है। अब क्या होता है, शहरी अपना आईडी कार्ड, अपना जो है मोबाइल नंबर और अपना एटीएम कार्ड और जो मोबाइल पे जो कोड आता है उनसे परहेज़ करें। आईडी कार्ड नंबर किसी को ना दें, एटीएम कार्ड जो होता है उसका नंबर पिन कोड किसी को ना दें, उसके एटीएम के ऊपर एक नंबर लिखा होता है। अब अक्सर हम ऑर्डर कर रहे होते हैं चीज़ें, सबसे पहले वो वेबसाइट देखें जो सिक्योर्ड वेबसाइट है। अब कुछ वेबसाइट ऐसे हैं जो पिन कोड मांग लेते हैं, एटीएम का पिन कोड दे दें, अच्छा एटीएम के ऊपर नंबर जो लिखा होता है वो दे दें। अब बच्चा तो कोई नहीं होता, अगर आपने अपना एटीएम का पिन कोड ऊपर रख के दे दिया तो समझो आपका एटीएम हैक हो गया, आपके अकाउंट से पैसे आराम से निकल जाएंगे, तो वो कोड भी उनके पास चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। ऑनलाइन चीज़ें अगर आपने मंगवानी भी हैं ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर, तो वेबसाइट ऐसी इस्तेमाल करें जो पता हो कि ये वेबसाइट फेक नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो है वो चीज़ें वो नहीं मांगती, वो सिर्फ एड्रेस मांगते हैं, आपका नंबर मांगते हैं, बाकी आपको मैसेज आ जाता है आपकी जीमेल पे, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अहमद साहब, इस हवाले से कोई अवेयरनेस की कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं या आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यही काम कर रहे हैं? साइबर क्राइम इस वक्त 13 से 14 तफ्तीशी हैं वहाँ पर, एक इंचार्ज है, उसके बाद एक डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर, उसके अलावा मुझे बताएं कांस्टेबल 1 से 2 हैं। वो क्या कंपेन करेंगे, उनके पास बैठने का टाइम नहीं है। अमर साहब, FIA से लिया तो इसीलिए गया था कि शायद बेहतर तरीके से जो है वो क्राइम को कंट्रोल उस वक्त बनाया जा सकता है जब हर डिवीज़न में अलग अलग इसके साइबर क्राइम के ऑफिस हों। अब पूरे तमाम डिवीज़न, जनूबी पंजाब के तमाम डिवीज़नों का एक ही ऑफिस है मुल्तान में। अब भावलपुर में किसी को मसला होता है तो वो पहले इतना किराया भर के, पहले वो लाखों रुपए के साथ या किसी हज़ारों रुपए के साथ फ्रॉड होकर बैठा है, फिर वो किराया भर के आएगा पहले मुल्तान, यहाँ पर आके एप्लीकेशन देगा, एक बार 2 बार, फिर पहले एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन के ऊपर इंक्वायरी लगेगी, इंक्वायरी के ऊपर फिर तफ्तीशी बार बार बुलाएंगे, दूसरी पार्टियों को बुलाएंगे, फिर वो करते करते
आपके जो अकाउंट में और भी पैसे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। लिहाजा अगर आवाम को सहूलत देनी भी है तो तमाम डिवीज़न्स के अंदर जो है ये साइबर क्राइम के ऑफिस कायम किए जाए, वहाँ पर प्रॉपर एक थाने बनाए जाएं साइबर क्राइम के, क्योंकि देखिए पूरे जनूबी पंजाब को एक थाना मुल्तान डील कर रहा है, तो 75,000 से ज़ायद दरख्वास्तें आई हुई हैं यहाँ पर, कोई ये छोटा फिगर नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर इसके रिकवरी के हवाले से देखा जाए तो रिकवरी के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक जो है वो 700 से 800 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए होंगे, उसके बाद 250 से 300 FIR दर्ज हुई होंगी। आप एप्लीकेशंस की रेशो देखें, आप वहाँ से देखें कि एक थाना है वो काम कर रहा है, वो जितना उनसे हो सकता है वो करते हैं, लेकिन हमारे जो आला हुकाम है उनको ये सोचना चाहिए कि साइबर क्राइम को हर डिवीज़न की सतह पे जैसे FIA का है वैसे ही नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के भी हर डिवीज़न में एक एक जो है वो थाने बनाए जाएं, ताकि ये जो ऑनलाइन काम हो रहे हैं, ब्लैकमेलिंग बहुत हो रही है ख़वातीन के हवाले से, मैं उसी तरफ आ रहा था। ख़वातीन की ब्लैकमेलिंग बहुत से केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तकरीबन अगर 60 से 60% जो है ऑनलाइन के फ्रॉड के केस हो रहे हैं, तो वहाँ पर 30% जो हैं वो ब्लैकमेलिंग के भी आ रहे हैं। तकरीबन इस वक्त जो है वो मुतअद्दिद दरख्वास्तें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले ये जो एक तो आजकल व्हाट्सएप भी हैक हो रहे हैं, तो व्हाट्सएप हैक करने के लिए अपनी चीज़ें शेयर नहीं करनी किसी को, और दूसरा अपनी तस्वीरें, अगर कोई आपकी तस्वीर लगा देता है सोशल मीडिया पर या किसी और चैनल्स पर, अगर वो स्क्रीनशॉट लेके साइबर चलाएगा तो समझो आपकी मौत है, आप नहीं बच सकते। किसी की इज्जत उछालना, किसी की इज्जत पे बात करना, तो ये साइबर ने कहा है कि हम तो उस इंसान को नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले उसका 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उस पर FIR दी है साइबर की। तो ऑनलाइन की तो एक प्रोसेस है, SOPs हैं, उसके जो फ्रॉड हो रहे होते हैं उनकी SOPs के तहत FIR दर्ज होती है। अगर किसी खवातीन को आपने ब्लैकमेल किया है, या किसी शख्स को आपने ब्लैकमेल किया है, या किसी बच्चे को आपने ब्लैकमेल किया है, तो उसके हवाले से अभी आपने देखा होगा एक टिकटॉकर है, दुबई से बैठ के उसने एक बच्चे की नाजेबा तस्वीर, इस तरह से उसको नाजेबा अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए। जैसे ही वो मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा तो साइबर क्राइम की टीमें वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने फ़ौरन उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया, उसको बताया कि तेरी ये गलती है। अब उसको ये चीज़ अवेयरनेस नहीं थी। जी अहमद साहब, काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है, बस अमले की कमी है वहाँ पर। जो है वो NCCA का इदारा जो है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, अमला बढ़ा दिया जाए, थानों की तादाद जो है वो बढ़ा दिया जाए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ इरफान साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा कुछ अशार सुनेंगे और शायरी पे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग अहमद साहब से बात कर रहे थे कि किस तरह आपने जो है वो फ्रॉड से बचना है, अपनी हिफाजत किस तरह करनी है। ख़ास तौर पर अहमद साहब ये समझा रहे थे कि किसी की इज़्ज़तें नहीं उछालनी, आपने इसमें तंबीह की। इसी के साथ साथ एक अपनी जो तस्वीर हैं वो भी किसी के साथ आपने शेयर नहीं करनी। इरफान साहब, आपकी एक बड़ी मशहूर नज़म है जो आपने बेटियों पे लिखी है, इस हवाले से ज़रा नाज़रीन को तंबीह भी कीजिएगा, लोग आपको सुनते हैं, और जो आपकी नज़म है बेटियों पे वो भी हमें ज़रा सुनाइएगा। जी सर, ऐसे वाकई वो बस मैंने इसमें साबित ही अपनी शायरी में करना शुरू किया है कि सिर्फ इश्क पे शायरी नहीं होती, मुख्तलिफ मेरी शायरी ज़्यादातर रिश्तों पे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, घूमता हूँ, और उसके अलावा मैं दीगर जो हैं वो उस पर वो वाकई दियाँ रानियाँ मेरी बड़ी अच्छी एक लोग सुनते हैं, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि मुश्किलां विच आसानियां हुंदियां, ਧੀਆਂ घर ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। वाह। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਜੱਗ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਧੀਆਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ। वाह। ਧੀਆਂ ਕਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪਿਓ ਲਈ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਰੋ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਧੀ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੱਢ ਦੋ ਦਿਲ ਚੋਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮੇ ਧੀਆਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। वाह। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਉਨਵਾਨ ਨੇ ਧੀਆਂ,
ਰੱਬ ਤਰਫੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਾਸਾ ਮੰਗਾ ਰੱਬਾ ਧੀ ਲਈ ਹਾਸਾ ਮੰਗਾ ਤੇ ਫਰਹਤ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਖ ਉਦਾਰੇ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਾਂ ਸਾਰੇ। वाह 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 इरफान साहब, वाह। इरफान साहब, हकूक़ पे, बड़ी फ़ीमेल्स के हकूक़ पे बात की जाती है। आजकल जो है वो फेमिनिज़म का दौर है। हम लोग भी बड़ी कोशिश करते हैं, जब आपने भी नज़में लिखी, इसमें एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि जी मर्दों के हवाले से कोई बात नहीं हो रही, मर्दों के हकूक़ के बारे में कोई बात नहीं हो रही। तो मर्दों के हवाले से भी आपने कोई शायरी लिखी है, बेटों पे कोई शायरी है? ऐसे है जी, अक्सर मर्दों के हवाले से भी एक करैक्टर है बड़ा भाई जी, उस पर मेरी एक नज़म है। तो उसमें एक बड़ा भाई है, वो जो जैसे ही वालिद वो जब जवान होता है ना, वालिद बूढ़ा हो चुका होता है, तो घर की तकरीबन बहनों भाइयों की सारी जिम्मेदारी जो सबसे पहले वालिद के बाद आती है वो भाई पे आती है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहनों के रिश्ते करना, यानी कि पहली जो टेंशन फिक्रें आती हैं अक्सर वो बड़ा भाई अपनी मुकम्मल एजुकेशन भी हासिल नहीं कर सक रहा होता और वो उस पर ना जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो लेकिन वो आखिर में उसको मिलता क्या है, उसको क्या सुनने को मिलता है, ये मेरी इस नज़र में मैंने ना थोड़ा सा डिफाइन किया है कि मेरी ये मजबूरी है, घर दा वड्डा पुत्तर अच्छा, जद दी होश संभाली है, घर दे सारे वादे घाटे अपने मोढे चुके ने, आटा पूरा करना है या फिर चीनी पत्ती नहीं, घर दियां छत्तां चौंदियां ने, इन्हां नूं बनवाना है, छोटी ईद भी आ गई है, मां दा सूट लियाना है, भैणां वड्डियां हो गईयां, दाज भी इकट्ठा करना है, इन्ने काम निपटा लए ने, हुण सोचिया थोड़ा साह लईए, अपनी बाद च कर लांगा, पहले छोटी भैण विआह लईए, कम काज भी पूरे हो गए ने, मैं हर अगे जी जी कीता, हुण छोटे वड्डे कहंदे ने, तू दस ते सही तू की कीता। वाह 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 इरफान साहब, वाह, बहुत आला। अच्छा, मैं एक जगह ना चोई साहब के साथ सफ़र कर रहा था, तो वहाँ में एक मस्जिद देखी हमने। तो मैंने चोई साहब ऐसे ना शेर व शायरी सुनाई जा रहे थे ना मुझे, तो रास्ते में मैंने कहा चोई साहब देखें घर के साथ मस्जिद है, सिलाब की ना मैं कवरेज वाली साइड उस एरिया में था, तो मैंने चोई साहब को कहा कि मस्जिद के नीचे देखें कितना आसपास इसके पानी आया हुआ है। तो उस पर भी मुझे चोई साहब ने एक शेर सुनाया था। तो फिर जब शेर सुनाया तो मैंने उसके बाद पूछा कि मैंने कहा ये आपको शेर अब कहाँ से याद आ गया? कहते हैं कि बस मैंने देखा और मुझे आता गया और मैं बोलता गया। मैं चाहूँगा वो इरफान साहब, हम उस शेर से कैसे महरूम रह सकते हैं, ज़रा हमारे लिए भी, हमारे नाजरीन के लिए भी सुनाइएगा। वो शेर ऐसे था कि याद नहीं है मुझे भी, कोई चले असगर एक सराकी शायर है जी, असगर गुरमानी साहब, उनका इसी मौजू से रिलेट शेर, वो बस बाद औक़ात ऐसा होता है सर कि वो ज़हन में बिल्कुल मौके पे आ जाता है, बाद में उसको लिखते नहीं, वो भूल जाते हैं। तो असगर गुरमानी साहब बहुत अच्छे सराकी के बड़े मेरे पसंदीदा शायरों में से हैं। वो बड़ी खूबसूरत कहते हैं कि मेरे कोल पैसे कहनी मस्जिद चंदा देवा, थोड़ी बहुत ही अगर गलती हो जाए तो असर गुरमानी से माजरत के साथ कि मेरे कोल पैसे कहनी मस्जिद चंदा देवा, मेरे कोल भल भी कहनी रब दा घर बनवावा, दिल आधे जबरील को गोला हिक पैगाम पहुँचावा। अच्छा, जे मौला जे तू हाड़ दी गर्मी पो दी सर्दी सह सकदे, जद तक तेरा घर नहीं बनता मेरे घर च रह सकदे। वाह वाह, ये सर ये था असगर गुरमानी साहब हैं, सराकी के शायर बहुत अच्छे हैं। जनाब, माँ पे बहुत शायरी की जाती है, हम लोग क्योंकि अल्लाह ताला भी एग्जांपल देता है तो माँ की मोहब्बत के हवाले से देता है। माँ के आप जैसे रिश्तों पे बहुत ज़्यादा शायरी करते हैं, तो माँ के ऊपर आपने कोई शेर लिखा जी हुआ मैं है? माँ पे आपको सुनाता हूँ सर कि मैनू लाल गुलाब उस घलिया ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਇਹ ਖਬਰੇ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਉਸ ਘਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਇਹ ਖਬਰੇ, ਚੰਨ ਚ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਜਿਹੜੀ लगदा मेरी माँ है खबरे। और एक और बड़ा सर एक बड़ा वाह सर, ये आखिरी मिसरा ज़रा दोबारा सुनाइएगा, बेहतरीन। चन्न च चरखा कतदी जेड़ी लगदा मेरी माँ है वाह खबरे। वाह, तो इसमें एक है कुछ अशार हैं कि जब ये माँ अक्सर जब बेटों का जायदाद में बंटवारा होता है सर, तो हर बंदा अपनी अपनी चीज़ें बांट रहा होता है कि मैं ये घर मेरा हो गया, ये चीज़ें मेरी होगी। लेकिन मैंने एक जगह देखा कि 4 बेटे थे, वो अपनी माँ बैठी है चारपाई पे, उसको कोई नहीं
उसको ये कोई बेटा नहीं कह रहा कि माँ मेरे साथ जाएगी। अलमिया हर बंदा अपनी चीज़ें बांट के, ये भैंस मेरी है, ये बकरी मेरी है, और हर बंदा उस पे मैंने वो शेर लिखे थे कि मर गया अब्बा थां वंड लईए। अच्छा। मर गया अब्बा थां वंड हाँ लईए, वंड लईए। भांडे बकरियां गां वंड लईए। मर गया अब्बा थां वंड लईए, भांडे बकरियां गां वंड गां वंड लईए। लईए। चार भरा ते इक्को मां है, दसो किस तरह मां वंड लईए। अल्लाह अकबर, वाह। तो ये कुछ शायरी थी मेरी। हर कोई जी इसी उसमें होता है कि हम जी वो चीज़ें समेटने जो हमारे हिस्से में आ रही हैं, लेकिन माँ जिसने पाला, अपना 9 महीने अपने पेट में रखा, उसके बाद आपको बड़ा किया, उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। बाप बहुत मेहनत करता है, बाप की हम ज़रा ये कहा जाता है जी बहुत सख्त है, बाप के बारे में जी हम बात नहीं करेंगे, अपने वालिद साहब के साथ लोग बैठना पसंद नहीं करते, डर जाते हैं। आजकल कुछ हमारी जनरेशन जो है वो चेंज हो रही है। वालिद के हवाले से अगर आपका कोई अशार हो तो अर्ज़ कीजिएगा। बस ऐसी मैं थोड़ी सी बात कर, वाकई ऐसी आपकी बात ठीक है कि बाप जो था ना, पहले हमारी जो चीज़ें थी ना, रिक्वायरमेंट्स थी, वो वालदा से पूरी होती थी। बिल्कुल। तो इसलिए हमारी मोहब्बत भी फितरी तौर पे जो हमारी जनरेशन है, तो उसकी जो ज़रूरियात थी, आमदन कम होती थी, और वालिद ने कमा के वालदा को दे देना, उसी ने आगे निज़ाम चलाना। तो ये एक फितरी चीज़ है कि जिससे बच्चे की चीज़ ख्वाहिशें पूरी हो रही होती हैं, मोहब्बत ऑटोमेटिकली उसी साइड पे कन्वर्ट हो जाती है। नेचुरल नहीं होती सर ये अल्लाह ताला की तरफ से? हाँ, कि नेचुरल डाल दी भी, जाती लेकिन है। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे भी। मोहब्बत तो यकीनन दोनों से होती है, लेकिन वैसे एक फितरी चीज़ ऐसी है कि अब आप जिससे आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही होंगी ना, वो एक तो मोहब्बत है ना, वो जो बाई बर्थ आपके दिल में आ गई कि मेरे वालिद हैं। लेकिन उनमें से अब ज़्यादा की बात करें, हमें अपनी वालदा से ज़्यादा, वालिद की निस्बत हमें अपनी वालदा से ज़्यादा मोहब्बत है। वजह ये क्या कि हमारी हर ज़रूरत जो थी वो हमारी वालदा पूरी करती थी। अभी जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो वालदा से ज़्यादा हमारे साथ अटैच हैं। क्यों? उनकी हर ज़रूरत हमने पूरी करनी होती है, उनमें हर चीज़ें जो हैं वो हमने लेके आनी होती हैं। तो मैं इसमें बस शायरी में मेरी में मैं मज़ीद यही चीज़ें कुछ लेके, कुछ लोगों के मसाइल लेके, बस मेरी कोशिश होती है कि मैं इन्हीं पे शायरी करूं। एक मेरी नज़म है वो बिल्कुल जी, हमारे पास आखिरी कुछ 30 सेकंड हैं, अगर आप उसमें कोई तस्हीह के लिए या अपनी नज़म को हमारे लिए पढ़िएगा, हम उसके बाद इख्तिताम की तरफ जाएंगे। चलिए मैं फिर आपको दो शेर बस सुना देता हूँ। एक कथा है कि कंधा कोठे कच्चे किथे, ओके। कंधा कोठे कच्चे किथे, मुखलस लोकी सच्चे किथे, ठीक है। ते प्यार नहीं लभदा धरती उत्ते, अज दा बुल्ला नच्चे किथे। वाह वाह, प्यार नहीं वाह। लभदा धरती बहुत शुक्रिया उत्ते। इरफान साहब, तशरीफ़ आवी का आपका बहुत शुक्रिया। हमने आपके अशार सुने, उम्मीद करते हैं नाजरीन को भी अशार जो है वो पसंद आएगा। कि अहमर बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ़ आवी का, क्राइम के हवाले से हमने बात की। नाजरीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद गेस्ट मौजूद होंगे। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने तफसीलन क्राइम पर डिस्कशन की, हमने बात की कि किस तरह क्राइम की रोकथाम के लिए काम हो रहा है। हमारे साथ एक शायर हजरात, कुछ शायर मौजूद थे, उनसे हमने कुछ अशार सुने। उन्होंने तस्हीह के हवाले से जो काम किया हुआ था, माशरे की तस्हीह के हवाले से, उस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की। इस वक्त आज नाज़रीन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वर्ल्ड फूड डे का जो है वो मनाया जा रहा है। हिस्टोरिकली ये मनाया जाता है। 16 अक्टूबर का दिन जो है वो डेजिग्नेट कर दिया गया है। इस हवाले से आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि इसकी मनाने की वजह क्या है, क्या दिन की अहमियत है। मोहम्मद उमैर हनीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं फूड अथॉरिटी। उनसे पूछेंगे कि जो अडल्ट्रेशन हो रही है फूड में और जो साफ़ हमें खाना नहीं मिल रहा, उस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, इंतज़ामिया क्या इंतज़ामात उठा रही है। इनके साथ हमारे साथ आफ्ताब ज़हूर मौजूद हैं, जो कि फ़ूड साइंटिस्ट हैं। उनसे ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो है हमने अपने दिन को प्लान करना है, मील्स क्या होने चाहिए, कैलोरीज़ किस तरह की रखनी चाहिए, किन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने जो है वो अपना फोकस रखना है। अस्सलाम वालेकुम हनीफ़ साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। जनाब, इस वक्त अगर आप मुझे कुछ अपने इक़दामात ज़रा नाज़रीन को भी बताइएगा और मुझे भी बताइएगा, इस वक्त जो आपने बड़े कोई इक़दामात किए हैं फूड अडल्ट्रेशन के हवाले से ख़ास तौर पर, क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जी हमें अब उस तरह की खुराक सही नहीं मिल रही, तो एक आपका इदारा जो है वो काम कर रहा है इस हवाले से? जी इसमें तो हमारे फूड अथॉरिटी जो है वो तमाम खाने पीने की अशिया को चेक करते हैं। उसमें मतलब
पानी से लेके दूध है, उसके अलावा फास्ट फूड आइटम्स हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट्स हैं, अचार बनाने वाले हैं, जितनी भी मतलब खाने पीने की अशिया हैं उन सब को फूड अथॉरिटी चेक करती है। इसमें डिफरेंट तरह के हमारे स्केड्यूल्स होते हैं जो हमने पूरे साल में प्लान किए होते हैं कि उनको विज़िट करना है उन दिनों में। आप देखें कि हमारे मिल्क के हवाले से स्पेसिफिक कैटेगोरिकली टीम्स बनी हुई हैं जो कि सिटी के जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे अपना डेली नाका लगता है, वहाँ बाइक्स आ रहे होते हैं, बड़ी गाड़ियाँ आ रही होती हैं दूध वाली, उनको चेक करते हैं रोक के, ठीक है, उनके सैंपल एनालिसिस करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट एक्शंस लिया जाता है। इसी तरह से हमारी मीट टीम्स हैं, वो उनका काम जो है वो गोश्त चेक करना, ठीक है, उनकी जो गोश्त की क्वालिटी को चेक करना, ठीक है, और अगर उसमें कोई इशू होता है, अगर कोई मुजरे सेहत है तो उसको ज़ाया करवाना, उसके बाद उन पे FIR लॉन्च करना। तो ये तो इन सब पे जो है ना हमारा अदारा जो है वो कुछ चेक कर रहे होते हैं। अगर किसी शख्स को ये मालूम हो कि इस फ़लाँ जगह पे जो है वो एडल्ट्रेशन हो रही है, तो वो आपसे रब्ता किस तरह कर सकता है? उसके लिए जी हमारी हेल्पलाइन है 1223, तो इस पे वो जो है हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं 1223 पर। 24/7 ये सर्विस अवेलेबल होती है। कितनी देर में आप जो है वो उधर उनकी टीम्स पहुंच जाती हैं और फिर आपका आगे का अमल क्या होता है, चेक एंड बैलेंस किस तरह रखा जाता है अगर किसी ने कंप्लेंट किया ख़ास तौर पर? उसके बाद हम तफसीलन कंप्लेन की सर दो तरह की नेचर्स होती हैं, मतलब एक एमरजेंसी कंप्लेन होती है, एक लो प्रायोरिटी की कंप्लेन होती है। जो हाई प्रायोरिटी की कंप्लेंट्स होती हैं उसको हम विदिन 24 आवर हर सूरत में रिड्रेस करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स भी बनाई हुई हैं जो कि फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करती हैं और उनको वहाँ जाके चेक करते हैं। और जो भी कंप्लेन होती है टीम उसके बाद उसको विज़िट ज़रूर करते हैं, वहाँ जाते हैं, ऑन साइट वेरिफिकेशन करते हैं क्या वाकई ही ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर वहाँ पे सैम्पलिंग करने की ज़रूरत है तो उसकी सैम्पलिंग कर लेते हैं, ऑन स्पॉट चेकिंग कर लेते हैं, ठीक है। फर्दर एनालिसिस के लिए लैब में भिजवाना हो तो वो भिजवा देते हैं। तो ये सारा हमारा काम। हनीफ साहब, एक आम तासुर अवाम में ये है कि आजकल जो है वो हमें खाना उस तरह का खुराक जो है, मैंने पिछले सवाल में भी ये जिक्र किया कि उस तरह दूध हमें अच्छा नहीं मिल रहा, हमें जो है वो मीट में एडल्ट्रेशन है, दीगर जो हमारे मसाला जाते हैं उसमें मिलावट है। तो एक तो ये भी बताइएगा आवाम को कि तशख़ीस किस तरह करनी है कि कौन सी चीज़ जो है वो ठीक है आम आई नेकेड आई से। दूसरा ये बताइएगा कि आम तासुर क्यों है ये, आपकी टीम्स अगर ग्राउंड पे मौजूद हैं, काम कर रही हैं, तो फिर इस तरह का तासुर क्यों है? बेसिकली ये है कि खैर और शर हमेशा से साथ साथ चलते हैं, ठीक है। फूड अथॉरिटी पंजाब के लोगों को बेहतरीन ग़िज़ा और सेहतमंद ग़िज़ा प्रोवाइड करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। हम उस बारे में हम कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। असल में ये ना सिर्फ मुख्तलिफ़ जगहों पे रोटेट करते हैं, मतलब एक जगह से उनको अगर हमने उन पे FIR दी, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया, ठीक है, उनकी मशीनरी जब्त करके ले आए, ठीक है, फिर क्या करते हैं वो वहाँ से मूव कर जाते हैं, एक जगह से मूव होते हैं, एक ज़िले से छोड़ के दूसरे ज़िले में चले जाते हैं, बॉर्डर एरियाज़ में चले जाते हैं, ठीक है। अगर वो मॉर्निंग में काम करते हैं तो फिर नाइट में करना स्टार्ट कर देते हैं, नाइट में करते थे तो फिर वो किसी और वक्त में शुरू कर देते हैं, अपना मोड चेंज करते रहते हैं। मतलब इन लोगों ने मुसलसल होते और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम इनकी हर तरह की हरकत पे हमने नज़र होती है, जो वो मोड चेंज करते हैं, जिस चीज़ को वो देखते हैं हम उस पर पहुँच जाते हैं। अब जैसे कि स्पाइसेस की आपने बात की है, स्पाइसेस पे सर हमने बहुत ज़्यादा काम किया, उसमें हमने उनकी मशीनरियाँ ज़ब्त की हैं, अडल्ट्रेशन वाली चीज़ है वो ज़ाया करवाई हैं मिर्चें, ठीक है, उनके ख़िलाफ़ FIRs करवाई हैं और अब वो लोग जो है अदालतों में जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, सज़ाएँ भी हो रही हैं, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। गोश्त है तो गोश्त के हवाले से रिसेंटली सर हमारी पिछले 2 माह से बड़ी जो है ना वो एक कैंपेन बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रही है मीट और मिल्क के हवाले से। उसमें जो है हमने काफ़ी ज़्यादा FIRs करवाई हैं। अभी परसों जो है हमने एक डेड बर्ड्स जो जिसके मुर्दा मुर्गियों वाला पकड़ा है, ठीक है, उसका गोश्त उनका तल्फ़ करवाया है, ठीक है, और वो घर में छुप के कर रहे थे, सिर्फ ऑन कॉल पे वो जो है ये सर्विस प्रोवाइड करते थे। अगर किसी ने उनको ऑर्डर करना होता था तो वो कॉल कर देते थे और वो सप्लाई उनको वहीं उनकी जगह पहुंचा देते थे। आम लोगों को पता किस तरह चलेगा कि ये चीज़ जो है वो मुज़रे सेहत है या इसमें एडल्ट्रेशन हुई हुई है, क्योंकि लैब्स तो अब नहीं है ना हर किसी के पास मौजूद, कि दुकान पर अगर कोई जा रहा है तो कोई एक ख़ास चीज़ें बता दें कि आपने ये चीज़ जो है वो जहन में अपने राज में रखनी है। सर उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जैसे हम फूड अथॉरिटी जो है मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है, एट द सेम टाइम हम लोगों की अवेयरनेस के लिए भी हमारी कैंपेन चल रही हैं। स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, ठीक है, इस तरह से उन वहाँ जाते हैं, वहाँ सेमिनार्स करते हैं, ठीक है, वहाँ उनको जनरल पब्लिक अवेयरनेस दी जाती है
कि किस तरीके से हम इन चीज़ों का आइडिया होता है। दूध है, दूध में मिसाल तौर पे अगर कोई सर्फ मिलाता है तो उसका डिटेक्शन करनी है तो आप उसको में क्या करें कि उसमें मज़ीद वाटर ऐड करें और थोड़ा ऊपर करके उसमें ऐड करें, उससे पता चल जाएगा अगर वो झाग बनाता है दोबारा से मतलब उसमें सर्फ है। बाकी ये है कि इन चीज़ों को आम आदमी के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता है। ओके। ठीक है, इसके लिए लैब एनालिसिस ही रिक्वायर्ड होते हैं जिसकी वजह से ये फिर आइडेंटिफिकेशन होती है। अलबत्ता ये है कि कुछ टेस्ट होते हैं, बाद लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा उनके आइडिया होता है तो वो उसको उनको पाउडर की स्मेल उसमें आ जाती है। ठीक है, होता है जो सिंथेटिक मिल्क होता है, जेली दूध होता है, उसमें उसकी खुशबू होती है। ठीक है, जबकि उसकी खुशबू नहीं होती, बल्कि सॉरी जो एक्चुअल दूध होता है उसकी अपनी एक खुशबू होती है। मतलब आपको टेस्ट से जो आपके यूजुअली आप लेते हो उससे सेंसरी इवोल्यूशन आइडिया हो जाता है, सेंसरी जो आपके फंक्शंस है उससे पता चल जाता है। जी। आफ्ताब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आफ्ताब, आज यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है, इसकी अहमियत क्या है, ये क्यों मनाया जा रहा है और कब से, अगर आपको अंदाज़ा हो कि कब से मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये? सर ये बेसिकली 1945 से स्टार्ट हुआ था और इस साल जो 2025 का इनका स्लोगन है वो है जी हैंड इन हैंड्स बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि हमारा जो ओवरऑल द ग्लोब है उसमें हमारे 73.5 मिलियन 735 मिलियन ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं, जिनके पास ग़िज़ा नहीं है ओके, या जिनके पास फूड इनसिक्योरिटी है और उनको ये नहीं पता कि कल का खाना उन्हें मैसर होगा कि नहीं होगा। कमिंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये रेशियो 37% है कि उन लोगों को ये नहीं पता कि कल का खाना हमें मैसर होगा कि नहीं होगा। ये अगर 37% यस, कि कल का खाना उन्हें मैसर है कि नहीं है और अगर है तो कितना। सो ये बेसिकली डिफरेंट सेमिनार्स और आप कह लें कि एडवर्टीज़मेंट के थ्रू ये बताया जाता है लोगों को, आवाम को ये बताया जाता है कि आपको जो फूड है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप ये देखें अराउंड 1.3 बिलियन टन्स ऑफ फूड इज़ वेस्टेड ओवर द ईयर। और अगर ये खाना उन लोगों को प्रोवाइड किया जाए जो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है तो हमारा ये जो माशरा है किस तरीके से नर्चर कर सकता है। सो फूड वर्ल्ड फूड डे बनाने का बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है कि हम ये जो हमारा SDGs होते हैं उसमें जो हमारा सेकंड SDG है वो यही है कि ज़ीरो हंगर पे हमने काम करना है। और उस ज़ीरो हंगर पे काम करने के लिए उसकी एक कड़ी है ये वर्ल्ड फूड डे जिसको मनाया जाता है हर साल 16 अक्टूबर को। आपने 37% पाकिस्तान में बात की कि फूड इनसिक्योरिटी का मसला है, 44% बच्चे जो हैं वो कहा जाता है कि मेल न्यूट्रिशन हैं। तो इस हवाले से अगर जब ग़िज़ाई किल्लत है तो ज़रा नाज़रीन को समझाइएगा कि क्या नुकसान होता है किसी बच्चे की जो ग्रोथ हो रही होती है अगर वो मेल न्यूट्रिशन है? देखें, मेल न्यूट्रिशन में मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। फूड इनसिक्योरिटी ये नहीं है कि आपको हर वक्त ही सिवियर किस्म की फूड इनसिक्योरिटी है। ओके, टेक एन एग्जांपल, एक है हमारी माइल्ड फूड इनसिक्योरिटी, सेकंड इज़ एक्यूट और तीसरी ये है कि वो उससे भी कोई लार्जर स्टेज है कि एक शख्स को ये पता है कि उसको कल का खाना नहीं मिलना, उसने फाके करने हैं। ठीक है, दूसरी फूड इनसिक्योरिटी आपकी आ जाती है कि उसको ये पता है कि मुझे खाना मिलेगा लेकिन ये नहीं पता कि वो न्यूट्रिशियस होगा कि नहीं होगा, उसके अंदर वो न्यूट्रिशन मौजूद है कि नहीं। अब हमारे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 20% ऑफ द जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें ये देख लें कि जो 5 ईयर्स से कम की एज है जिन बच्चों की, उनकी जो हाइट है वो वैसे नहीं है जैसे होनी चाहिए एक नॉर्मल बच्चे की। ठीक है, वो उसे अफेक्ट करेगी फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है, और दूसरा सिनेरियो ये है कि आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से हम फूड इनसिक्योरिटी की बात करते हैं वहीं हम अगर इसका दूसरा एंगल देखें तो वो ये है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ ओबेसिटी एक मसला है। बिल्कुल, यूनाइटेड स्टेट्स उसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। लाइक वहाँ पे लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, वो ओबीज़ हैं और वो खाना वेस्ट कर रहे हैं। सो ये जो हमारा एक मयार बना हुआ है कि कहीं पे खाना ज़्यादा है और कहीं पे खाना कम है, इसको बराबर करने की ज़रूरत है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, नाउ टेकिंग एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान कि हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, वाई इज़ द परसेंटेज ऑफ 37? इसको क्या हम कम नहीं कर सकते? सिर्फ क्या है कि हमारे पास खाना सरप्लस है लेकिन ये है कि हमारी हैंडलिंग नहीं है। हैंडलिंग नहीं है, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिए कि हैंडलिंग किस तरह नहीं है, कुछ स्टैट्स अगर आप हमें समझा सकें। हाँ जी। हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से वीट का, हमारा पिछले साल भी हमने इंपोर्ट की, अगर हमारे पास वाफिर मिकदार में है तो मेल न्यूट्रिशन किस तरह हो रहे हैं बच्चे? वाफिर मिकदार में आप ये देख लें कि अभी शायद आपने रिसेंटली एक सिंध की न्यूज़ सुनी हो कि पता नहीं कितने टन्स ऑफ जो हमारी गंदम है वो ज़ाया हो गई है। अच्छा, ठीक है, उसे चूहे खा गए। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास सरप्लस है, अब आपका किसान बदहाली का शिकार क्यों है? लाइक ये सोचने में अजीब लगता है कि आपका किसान प्रॉपर खाना नहीं खा सकता। ठीक है, उसकी मल्टीपल चीज़ें,
उसने सिर्फ खाना पूरा नहीं करना, उसने अपने फाइनेंसेस भी देखने हैं। तो जो चीज़ वो जो कास्ट वो निकाल रहा है वहाँ से, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर देता है। ठीक है, पहले ये होता था कि कुछ अमाउंट वो घर रखते थे और कुछ अमाउंट वो बाहर भेज देते थे। अब क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा चीज़ें बेच रहे हैं और कुछ चीज़ें अपने पास रख रहे हैं। ठीक है, वो मेल न्यूट्रिशन है। दूसरी चीज़ ये कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा खाना आपको क्या चीज़ दे रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, वो प्रोटीन दे रहा है, वो आपको विटामिन्स दे रहे हैं, इन चीज़ों का नहीं पता। ठीक है, अब सिनेरियो ये है कि अब अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान में सैलाब आया, उस सैलाब के सिलसिले में क्या हुआ कि हमारा किसान जो बदहाली का शिकार था वो मज़ीद बदहाल हो गया। अच्छा, जैसे आपने बात की कि किसान जो है वो इस तरह की क्रॉप्स ग्रो करना पसंद करता है जिससे उसको मुनाफा ज़्यादा हो। अगर हमने इससे बचना है इन चीज़ों से, तो दुनिया में एक रिसर्चेज हो रही हैं कि ख़ास तौर पर इस तरह के सीड्स बना लिए जाएं जो डायरेक्टली आपको जो है वो न्यूट्रिशन उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा कर दे उस क्रॉप की। तो उसकी तरफ हमें मूव करना चाहिए या कौन से सीड्स की तरफ मूव करना चाहिए? आपकी एज अ साइंटिस्ट क्या जो है वो मशवरा होगा? सर उसकी तरफ हमें मूव करना चाहिए और बहुत सारी जगहों पे कर भी गए हैं हम, लेकिन ये है कि Isn't that expensive? इट इज़ एक्सपेंसिव ऑब्वियसली। और दूसरी चीज़ ये कि ये डायरेक्टली ये नहीं होता कि वो किसान उसे अडॉप्ट कर ले। लाइक वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपस में कम्युनिकेशन होती है, उससे फिर आपके पास आता है जो डेवलप्ड है, जो पढ़ा लिखा किसान है, जिसे पता है कि रिसर्च क्या है और नई रिसर्च के मुताबिक वो अपने ट्रायल्स लगाता है। दूसरा किसान ये है कि जिसको ये पता है कि जो उसका 20,000 का खर्चा होगा उसने 25,000 का बेचना और 5,000 का उसका प्रॉफिट है। तो उस तक इंफॉर्मेशन जाते जाते कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जब आप इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शकील सुल्तान मौजूद हैं। उनके साथ पोजीशन होल्डर मौजूद हैं। इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट का रिज़ल्ट आया है। जी शकील। जी, मेरे साथ मुल्तान बोर्ड की टॉपर निसा अहमद मौजूद हैं। किप्स गर्ल्स कॉलेज से इनका ताल्लुक़ है और 572 नंबर हासिल किए हैं। कॉमर्स ग्रुप में स्टडी कर रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनकी कामयाबी का दिन है। वालिदैन भी खुश हैं और इदारा भी इन पर फ़ख्र कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। नो डाउट आज का दिन बड़ा आपकी कामयाबी का दिन है, कैसा लग रहा है? आज सब ने मुबारक भी दी होगी और आपको भी खुशी होगी। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ने कामयाबी दी है हमें, हमारे टीचर्स ने मेहनत किया और हमारे लिए ये दिन, मेरे लिए ये दिन आया, तो बहुत खुशी की बात है। मतलब सच अ प्राउड मोमेंट कि मेरे पेरेंट्स ने मेहनत की, मुझे यहाँ तक जो है उन्होंने पहुँचाया, तो आज उनके लिए ये मेरे से ज़्यादा उनकी कामयाबी है, मेरे टीचर्स की कामयाबी है। एक साल में कैसे मेहनत की, क्या क्या टेक्निक्स हैं आपकी पढ़ाई की? आपको क्या लगता है कि कैसे एक बच्चा टॉपर बन सकता है और आप कैसे टॉपर बनी? हमारे टीचर्स हैं ऐसे हैं कि उन्होंने हमें इस तरह पढ़ाया कि हमने एक बिल्कुल वो सब्जेक्ट जिसकी हमने ABC भी नहीं पढ़ी हुई थी, बिल्कुल भी स्टार्ट करना था, उसमें हम पोजीशन लेना ना, डेफिनेटली ये हमारे टीचर्स की जो है वो। एकेडमी रखी थी कोई? नहीं, एकेडमी कोई भी नहीं, मतलब कॉलेज वालों ने इतना अच्छा पढ़ाया था एकेडमी। और 24 घंटे में कितनी देर पढ़ती हैं? 24 घंटे में बस ये है कि जो टाइम कॉलेज का होता था वो होता था, उसके बाद घर जाके बस ये था कि रिवीजन करनी होती थी और टेस्ट रिवाइज करने होते थे। आगे क्या बनना है और सेकेंड ईयर में क्या लगता है? सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह जो है दोबारा पोजीशन की तरफ जाऊंगी और मेरे आगे ACCA का सोचा हुआ है, इंशाल्लाह ACCA करना। और जो मेरे फेलोज़ हैं उनके लिए भी यही है कि दिल छोटा नहीं करते, इट्स ओके, इस बार नहीं आ पाई पोजीशन तो नेक्स्ट टाइम मेहनत करें, डेफिनेटली इंशाल्लाह आ जाएगी उनकी पोजीशन। निसा अहमद पुरज़म है अपने मुस्तकबिल के हवाले से भी और अपना कामयाबी का क्रेडिट अपने टीचर्स को दे रहे हैं, वालिदैन की मेहनत और दुआओं को भी दे रहे हैं, और साथ में जो फेलो स्टूडेंट और जो नए स्टूडेंट्स अब एडमिशन ले रहे हैं उनको भी मैसेज दे रहे हैं कि मेहनत करें, टीचर की बात मानें और अपने गोल्स सेट करें, आप भी इस मकाम तक पहुँच सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया शकील। कंग्रेचुलेशंस टू यू निसा अहमद। उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी जो गोल्स हैं वो आप उसको अचीव करने में कामयाब होंगी। आफ्ताब, हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो हमें क्रॉप्स की तरफ जाना चाहिए क्योंकि मेल न्यूट्रिशन है, फूड इनसिक्योरिटी का मसला है। यूजुअली अगर हम इन जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो कौन से मैक्रोज़ हैं जिनके ऊपर ख्याल रखना चाहिए हमें, और इसी के साथ साथ एक मील जो है वो किस तरह प्लान करनी चाहिए? सर हम अगर इन पाकिस्तानी टर्म्स बात करें तो आप ये देखें कि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन डायबिटीज़ का शिकार है। उसकी वजह ये है कि हम एक ही पैटर्न के साथ चलते आ रहे हैं। लाइक हमारी जो स्टेपल फूड है वो वीट है और राइस है, हम बाकी चीज़ों की तरफ नहीं जाते। अब हमें बच्चों को ये बताना होगा कि जब भी आपने कंजम्पशन करनी है, एक्सेप्ट व्हेन यू आर कंज्यूमिंग वीट और राइस डेली, तो आपको करना क्या है कि इसको एक तो थोड़ा सा चेंज करें
और दूसरा जो आपके सीजनल फ्रूट्स हैं इनकी तरफ जाएं कि ये आपने रोज़ाना कंज्यूम करने हैं। ओके। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो ज़्यादातर जो हमारी प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारा पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे पास फ्रूट्स की कोई कमी नहीं है, हमारे पास क्रॉप्स की कोई कमी नहीं है। और ये जो फ्रूट्स मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, तो ये कंज्यूम क्यों नहीं करते बच्चे। और यहीं से हमारा एक माइंडसेट वो सेट हो जाता है कि जी हमने कंजम्पशन करनी है तो वो सिर्फ वीट और राइस की करनी है, वो सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, ठीक है। बाकी भी आपकी ज़रूरत है, जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत है, प्रोटीन ज़रूरत है, बाकी जो वाइटामिन हैं आपके वो भी ज़रूरत है आपकी बॉडी के लिए। जब एक मील प्लान किया जा रहा होता है तो उसके अंदर हमने प्रोटीन को ज़्यादा अहमियत देनी है, कार्ब्स को ज़्यादा अहमियत देनी है, या फैट्स को ज़्यादा अहमियत देनी है? वेल एक्चुअली दैट डिपेंड्स। वो देखा जाता है कि आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, और आपकी जो आपकी रोज़ाना की लाइफस्टाइल है वो क्या है, आप जॉब कर रहे हैं, दूसरा ये कि आप जिम वगैरह करते हैं या आपके कोई गेम है, तो उस हिसाब से हम वो कंज्यूम करवाते हैं बच्चों को। ये है कि उनको कोई डाइजेशन का इशू ना हो। लाइक आप वे प्रोटीन की बात कर लें, वो ये जिमर्स कंज्यूम करते हैं, आम इंसान कंज्यूम नहीं करता, उसे आम डाइजेशन इंसान को नहीं करनी चाहिए वे प्रोटीन को कंज्यूम करनी चाहिए, लेकिन ये है कि उसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल में नहीं रहना चाहिए। ओके। उसे कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी करते रहना चाहिए। ओके। हनीफ साहब, हम माइल न्यूट्रिशन की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि न्यूट्रिशस वैल्यू हमने खाना खाना है। जो फूड अथॉरिटी है वो छापे मारती है, जो है वो एडल्ट्रेशन के ऊपर छापे मारती है, जैसे कि दूध के हवाले से काम किया जाए। अगर मैं ख़ास तौर पर मुल्तान की बात करूँ तो अगर आप हमें स्टैट्स दे सकें, इस वक्त कितने जो हैं वो अपने प्रेमिसेस को सील किया है और कितने लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं? सर हमने तकरीबन 14 के करीब यूनिट्स ऐसे पकड़े हैं जो इसमें मिलावट कर रहे थे दूध के हवाले से, ठीक है। मुख्तलिफ मिल्क शॉप्स थी, मुख्तलिफ व्हीकल्स थी जो उन शॉप पे आके मिलावट वाला दूध, टोटल सिंथेटिक दूध प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। तो हमने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं, हमने उनके फ्रीज़र उठाए हैं, उनके वहाँ से लोगों को अरेस्ट किया है, ठीक है। और साथ साथ जो है हम लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं, मतलब कि हमारे ऑफिस में आएँ, आप सैंपल हमसे चेक करवा लें। अगर आपको कोई डाउट होता है कि मिल्क का है इसमें, मतलब ये सही है या नहीं है, हमारे ऑफिस में आ जाएँ, हमें सैंपल प्रोवाइड कर दें। इसी में एक सवाल जो बनता है वो ये है कि लोग जो है वो ट्रस्ट नहीं करते प्रोसेस को। लोग कहते हैं कि शायद जी कोई करप्शन का नासिर है, कुछ लोगों को माफ़ कर दिया जाता है। तो इसको जो है वो शफाफ बनाने के लिए क्या किया जा रहा है इदारे की तरफ से? सर मिलावट पे ज़ीरो टॉलरेंस। ओके। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट पे ज़ीरो टॉलरेंस, किसी किस्म की कोई नहीं, ठीक है। अलबत्ता ये है कि अगर फ़र्ज़ करें जो बाकी चीज़ें होती हैं, अगर किसी ने हमने किसी को हदायत दी हैं कि इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं कि आपने ये 10 पॉइंट्स हैं इस पर अमल करना है, तो उनमें से अगर हम दोबारा विज़िट करते हैं तो उस मैक्सिमम को अगर वो फॉलो कर लेता है तो दोबारा फिर उनको गाइड कर दिया जाता है कि इसको आप मज़ीद इंप्रूव करें। यूजुअली क्या चेक्स होते हैं जब आप फर्स्ट करें, एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, आपने एक जगह पे रेड की, आपने आज तय किया कि आज जितने भी हम होटल्स हैं उनको हम रेड करेंगे, तो क्या क्या चीज़ें जो है वो चेक की जाती हैं आपकी तरफ से? सर जब किसी भी प्रेमिसेस को हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या इसके पास ये रजिस्टर्ड है भी या नहीं, ठीक है, ठीक है। इसके पास लाइसेंस है, अगर लाइसेंस नहीं है तो वो गैर कानूनी है, ओके, ठीक है। लाइसेंस हम चेक करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जिनके पास जो वर्कर्स काम कर रहे हैं क्या उनके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं। ओके सर, इस थोड़ा सा लाइसेंस पे ज़रा इलेबोरेट कीजिएगा। ये जो छोटी शॉप्स हैं दूध की, उनको भी लाइसेंस होना लाज़मी है? चाय के ढाबे हैं, बिल्कुल होटल हैं? सभी का। अच्छा जी, आपको सर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास मुल्तान में 40,000 जो है बिज़नेस रजिस्टर्ड है। ओके। 40,000 बिज़नेस को हमने 1 बाय 1 एक एक शॉप पे जाके उसको रजिस्टर्ड किया है, और ये बहुत बड़ा फिगर है। और इस पर मज़ीद डेली बेसिस पे जो है टीम्स को जो भी न्यू बिज़नेस आइडेंटिफाई होगा उसमें, इसी तरीके से बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर है, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे भी मौजूद है, जो वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ उनका अप्लाई करते हैं। टीम्स जहाँ पे जाती हैं वहाँ चेक करती हैं, अगर किसी लाइसेंस नहीं है तो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लोग खुद ऑफिस में आके खुद करवाने भी आ सकते हैं। ये सारे डिफरेंट जो है वेज हैं जिसके ज़रिए वो जो है वो लाइसेंस के अलावा आप हमें बता रहे थे कि और कौन से चेक्स एंड बैलेंस? जी सर, उनके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स होते हैं वर्कर्स के कि वो हैं यानी क्या ये फिजिकली फिट हैं, इनको कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से फूड सेक्टर में काम कर रहे हैं और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फूड है तो इनको वो इशू हो सकता है, कंज्यूमर को हो सकता है। इसके साथ साथ फिर हम ये देखते हैं कि इनके पास वर्कर्स की ट्रेनिंग भी है या नहीं, क्या उनको पता है कि जहाँ पे फूड प्रोसेस हो रही है, फूड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फूड हैंडलिंग हो रही है, तो उनको उसको हैंडल करना आता भी है यानी उसके लिए फिर हमारे ट्रेनिंग स्कूल्स हैं जो लोगों को ट्रेन करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं आप या इसके? सर इसमें डिफरेंट तरह कैटेगरीज हैं। जो बिल्कुल छोटे बिजनेस जिनके बिजनेस हैं, जिनकी लाइसेंस की फ़ीस 1500 रुपये है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। ओके। जो बाकी अदर कैटेगरीज हैं, मेजर कैटेगरीज हैं, उनके लिए फ़ीस होती है, ठीक है, और बड़ी नॉमिनल सी है।
और उसके बाद जो है सर जो इनके मैनेजर लेवल के ट्रेनिंग है वो लेवल 2 की ट्रेनिंग होती है, तो वो भी अब मुल्तान में स्टार्ट हो गई हैं। तो उसमें जो है जो सीनियर लोग होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं, उनको वो ट्रेनिंग करवाई जाती है। हनीफ साहब जी कंप्लीट जैसे कि आप हमने यानी लाइसेंस की बात की, किसी भी जगह पे जाके उसके वर्कर्स की ट्रेनिंग की बात की, उनके मेडिकल फिटनेस की बात की, उसके बाद फिर हम ओवरऑल अब फूड की क्वालिटी देखेंगे। स्पाइसेस होंगे तो स्पाइसेस चेक करेंगे कि इसमें मिलावट तो नहीं है। हमारे पास किट होती है, उसके ज़रिए हम उनका ऑयल चेक करेंगे कि ऑयल में रेंसिडिटी तो नहीं है, ऑयल ओवर यूज़ तो नहीं हो गया, ओवर हीट तो नहीं हो गया। इसके अलावा फिर हम उनकी स्टोरेज चेक करेंगे कि फ्रीज़र में जो स्टोरेज क्या उसकी कंडीशन क्या है, फिर जो उनके रॉ मटेरियल स्टोर है उसमें क्या है, फिर उनके मटेरियल की ट्रेसेबिलिटी चेक करते हैं, कहाँ से लिया, किससे लिया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। हम वहाँ पेस्ट की सूरत हाल देखते हैं कि जो रोडेंट्स हैं क्या सूरत हाल है, ठीक है, कोई इस तरीके से कोई बर्ड्स हैं, ठीक है, उसकी चेकिंग करते हैं। तो वाटर है सबसे अहम बहुत एक जामे जो है वो जी सर, प्लान है जिसको आप फॉलो करते हैं। नाज़रीन इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, इस वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हनीफ साहब जो है वो हमें तफसीरन समझा रहे थे कि किस तरह जो है वो चेक्स एंड बैलेंस रखे जाते हैं। हनीफ साहब चेक्स एंड बैलेंस की हमने बात की, हम उसी अपनी हाइपोथेटिकल एग्जांपल को लेके चलते हैं। अगर किसी का आपने रेड की और आपको लगा कि ये बहुत जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज हुआ है, तो उसके लिए कुछ इनामात भी रखे जाते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स भी दी जाती हैं उस प्रेमिसेस को? सर एज सच इस तरीके से हम उनको अप्रिशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो अप्रिसिएशन सर हमारी जो होती है उनके लिए बहुत बड़ा रिवार्ड होता है जी, उन लोगों के लिए, क्योंकि जहाँ पे हम उनको पनिशमेंट कर रहे होते हैं, उनके इन्फोर्समेंट कर रहे होते हैं, तो हमारी अप्रिसिएशन ही जो है ना सर उनके लिए बड़ी होती है। उनके बिजनेस में भी हेल्प करता है जब आपका सर्टिफिकेट जो है वो आवेज़ा हो जाएगा। सर बिल्कुल ऐसी बात है सर। जुर्माने किस तरह के किए जाते हैं? अगर मैं आपसे चलें सफाई पे क्या जुर्माना होगा, या अगर कोई संगीन किसी ने कोई जुर्म किया अडल्ट्रेशन पे तो उस पर फिर क्या किस तरह कार्रवाई होगी? सर जो फ़ाइन हम करते हैं उसके हमारे SOPs हैं, उसके लिए बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं कि हमने ये देखना है कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसका बिजनेस वॉल्यूम कितना है, ठीक है, और उसकी जो कंप्लायंस का लेवल क्या है, ओके, ठीक है। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए हम उनको फाइन करते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री भी ज़रूरी होती है कि कितनी दफ़ा इसको समझाया है, फिर वो जो इशू है जो बेसिकली वहाँ करंट तो उस सूरत में। और हमारी इन्फोर्समेंट में सर एक एक्शन है सर हमारा एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, EPO जी। तो सर ये इसमें होता है कि वो लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो उनको रेक्टिफाई हो जाए और उनको हमारी जो अथॉरिटी जो है उसके लिए। इस EPO को एब्सोल्यूट ऑर्डर में फिर कौन बदलता है? इसकी के प्रोसेस क्या होता है इस EPO का ज़रा समझाइए। सर EPO के प्रोसेस में सर पहले उनकी EPO हम जाते हैं, अगर उनको EPO बंद कर देते हैं, ठीक है, उनका जो प्रोडक्शन एरिया होता है, ओके, उसके बाद वो अपनी फाइल तैयार करते हैं। उनकी पहली कंफर्मेशन की हियरिंग होती है हमारे ऑफिस में, पहले ही लाहौर होती थी, अब यहीं पे हमारा ऑफिस में होती है ऑनलाइन। उसके बाद सर जो है फिर वो अपनी रेक्टिफिकेशंस करता है, सारी टीम जाके उनको फिजिकली वेरीफाई करती है, रिपोर्ट सबमिट करते हैं, फिर उनकी जो है री इवेल्यूएशन जो होती है हेड ऑफिस करता है लास्ट सेकंड हियरिंग में। उसके अगर वो उससे सेटिस्फाई होते हैं तो फिर उसके विड्रा के ऑर्डर्स आ जाते हैं। ओके, ठीक है। आफ्ताब बहुत अच्छे ऐसे तरीके से काम किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी जो है वो अडल्ट्रेशन पे काम कर रही है, लोगों के अवेयरनेस पे काम कर रही है। एज अ साइंटिस्ट आप किन चीज़ों की जो है वो कमी देखते हो कि यार ये चीज़ जो है वो बेहतर कर देनी चाहिए, चाहे वो क्रॉप्स के हवाले से हो या इन्फोर्समेंट के हवाले से हो? सर ये देखें कि जैसे ही हमारा किसान हमें सप्लाई देता है फूड इंडस्ट्री को, तो हमारे जितने भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं अगर वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको ज़रा आसान अल्फाज में नाज़रीन के लिए समझाना। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब जब आप कोई भी फ्रूट है उसको प्लग कर रहे हैं या कोई भी वेजिटेबल है और वो ट्रांसपोर्ट के दौरान या उस फार्मर से या उसकी हैंडलिंग के दौरान अगर वो वेस्ट हो रही है तो हम उसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कहते हैं, ठीक है। अब वो अगर हम उस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं, मिलियन ऑफ टन्स हमारा इतना ऐसे है कि जो वेस्ट हो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि जो आज का दिन है हमारा वर्ल्ड फूड डे और इसका जो मोटिव है कि हमने जाके ज़ीरो हंगर की तरफ जाना है, तो मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव स्टेप होगा ज़ीरो हंगर की तरफ हमारे लिए।
अच्छा आफ्ताब, यूजुअली जो है वो ध्यान रखा जाता है फार्मर्स की तरफ से क्योंकि उनको नुकसान होता है, जैसे आपने पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की बात की, आवाम को जो है वो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब वो किसी चीज़ की ख़रीदारी करने जा रहे हैं? इन अ वेरी माइक्रो लेवल एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक फ्रूट्स की जो है वो ख़रीदारी करने गया, सीजनल फ्रूट्स आपने रिकमेंड किया कि वो मैंने खाने हैं, तो अब मुझे उसके अंदर क्योंकि लोग डायबिटिक भी हैं 30% हैं, उन फ्रूट्स का इंतखाब करना है जो मुझे पसंद हैं या उन फूड का इंतखाब करना है जो मेरी ज़रूरत है? ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है कि देखें, जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी ना, आप जाके वो सिलेक्शन नहीं कर सकते। ये आपके इंटरेस्ट पे है कि आप कितने कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ के बारे में। ओके, ठीक है। अब हमारे पाकिस्तान में तकरीबन वो सारे फ्रूट्स मौजूद हैं जो हम कंज्यूम करें और हमें उसके अंदर से वाइटामिन या माइक्रो न्यूट्रिएंट सारे के सारे मिलें। अब होता ये है कि जब हम जाते हैं तो हम प्रेफरेबली ये देखते हैं कि सस्ता कौन सा है, और दूसरा ये कि हमारी जो मार्केट सप्लाई है पाकिस्तान की, वो इस तरीके से है कि जब भी कोई चीज़ ज़्यादा या कम प्राइस को सिर्फ मैनेज करने के लिए उसकी शॉर्टेज कर देते हैं। आपको मैंने वीट की एग्जांपल दी, आपको राइस की एग्जांपल दी, काफ़ी सारी मिसालें ऐसे हैं कि उसकी शॉर्टेज कर दी जाती है जानबूझ। तो जिस तरीके से रमज़ान में आप देखें कि हमारे जो फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, उसकी जो प्राइसेस हैं वो पीक पे चली जाती हैं। उसकी वजह यही है। अब जहाँ तक आपकी बात है सिलेक्शन की, उसके लिए आपको अवेयरनेस का होना लाजिम है। लाइक इन सिटीज़ हम जाते हैं और हमें पता है कि कौन सा फ्रूट हमें कंज्यूम करना है, कौन सा नहीं करना है। एक आपकी अपनी जनरल परसेप्शन भी है कि आपको पसंद कौन सा है। अब जहाँ तक बात है सिलेक्शन की, वो सेंसरी एवेल्यूशन की बेस पे आप कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप जाके उसको कोई टेस्ट तो नहीं करवा सकते ना ऑन द रोड, तो आप सेंसरी एवेल्यूशन करते हैं, आपको जो फ्रेश लग रहा है आप वो परचेज़ कर लेते हैं, और जो आपको लग रहा है कि इसकी शेल्फ लाइफ नहीं है इतनी, तो वो आप नहीं परचेज करते। अच्छा, पाकिस्तान में कहा जाता है कि रिसर्चेज उस तरह नहीं हो रही, फुकदान है रिसर्चेस का, जनरल अवेयरनेस नहीं है, तो कोई रिसर्च की जा रही है फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से और इसको किस तरह वो बेहतर बनाया जा सकता है? आप भी यूनिवर्सिटी में इस वक्त मेरे ख्याल है शोबा तदरीस से आपका ताल्लुक़ है, तो इस वक्त क्या जो है वो काम किया जा रहा है? सर, एकेडेमिया का जो बेसिक पर्पज़ है वो इस मोटिव पे चल रही है कि हमारा जो वेस्ट है वो ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ हम जाएँ, या सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जाएँ। मैं अभी आपको एक मिसाल दूँ मैंगो की, कि हम मैंगो कंज्यूम करते हैं, उसको स्लाइस किया हमने और खा लिया, उसका जो छिलका और गिटली है वो हम ज़ाया कर देते हैं। लेकिन अब साइंटिस्ट का यहाँ पे रोल आ जाता है कि उसने ये देखना है कि उस छिलके के अंदर क्या है और उस गिटली के अंदर क्या है। तो हमारे अपने डिपार्टमेंट के अंदर ये रिसर्च हुई है कि हमने उस छिलके से एक आइसक्रीम डेवलप की हुई है। ओके। और अच्छा। उस गिटली से हम मैंगो बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अंदर से एसेंशियल ऑयल्स निकाल रहे हैं जो आपके कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं। तो इसलिए हमें अब ये वक्त करीब है कि हमें चले जाना चाहिए ज़ीरो हंगर की तरफ, सॉरी ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ, क्योंकि अगर हम ये वर्ल्ड फूड डे मना रहे हैं और जिस पेस के साथ ही चल रहा है, 75 करोड़ ऐसे लोग हैं जो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं, जिनके पास फूड नहीं है, और अगर इसी पेस से हम चलते रहे तो 2030 तक तब भी 50 करोड़ ऐसे रह जाएंगे जो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार होंगे। तो एक हमें वेस्ट को मैनेज करना है, और दूसरा ये कि हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाना है कि उसी एक फ्रूट का डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएं हम, ताकि ये है कि कंज्यूमर अपील करे और वो उसको मुख्तलिफ कंज्यूम करें मुख्तलिफ तरीक़ों से। आफ्ताब, इसमें कुछ जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और क्योंकि जिस तरह हम खुराक को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो सिंथेटिक फूड की तरफ हम जाते हैं, उस पर भी हम ज़रा बात करेंगे, क्या वो बेहतरीन है? मैं ज़रा हनीफ साहब से ये समझ लूँ कि जैसे बात की जा रही है ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट की, तो इस हवाले से हुकूमत या इंतज़ामिया क्या इक़दाम उठा रही है? सर, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी बात उसके साथ डील कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि प्रोसेस फूड जब की जाती है तो उसमें ना वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आफ्ताब ने बताया, वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। आप देखें कि अगर 1 लीटर जो है मिनरल वाटर जो उसकी प्रोडक्शन में 4 लीटर जो है वो पानी ज़ाया होता है। 1 लीटर हासिल करने के लिए 4 लीटर जो है पानी ज़ाया होता है, और देखें कि कितनी इंडस्ट्रीज लाखों लीटर्स जो है वो डेली प्रोसेस कर रही हैं। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक डायरेक्शन दी थी, एक कमीशन बनाया था जिसका काम ये था कि जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी लाखों लीटर्स डेली जो है प्रोडक्शन है, और वहाँ पे जो है लाखों लीटर जो पानी ज़ाया होता है उस पर देखभाल करी जाए, उस पर चेक एंड बैलेंस किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए फिर उन्होंने जो हर इंडस्ट्री में जो है उनके लिए उन्होंने वहाँ पे फ्लो मीटर इंस्टॉल करवाए, CCTV इंस्टॉल करवाए, उसकी बेस पे फिर रिकॉर्ड चेक करते हैं, फिर उनको कहते हैं कि इसको वेस्टेज को कम करने के लिए उनको प्रोसीजर्स बताए जाते हैं। ठीक है, तो इस पर तो वर्किंग गवर्नमेंट कर रही है। आफ्ताब, जब हम हैंडलिंग ऑफ फूड की बात करते हैं, जैसे सर ने कहा कि हम चेक्स एंड बैलेंस को जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हमारा एक जामे प्लान होता है जिसमें हम चेक करते हैं। एक जैसे सिंथेटिक फूड्स की भी मैं बात कर रहा था कि हमें उसकी तरफ भी आना है।
पहले मुझे ज़रा समझाओ कि हैंडलिंग ऑफ फूड्स में कितना ज़रूरी है जो हमारे बायोडिग्रेडेबल जो हमारी प्लास्टिक होती है उसका, या इस तरह के सिंथेटिक चीज़ों का, किस तरह वो फूड को जो है वो नुकसान पहुंचाती है? देखिए, सिंथेटिक फूड्स कभी भी प्रेफर नहीं की जाती हम्म। कि कोई इंसान ये कहे कि हमें सिंथेटिक ठीक। फूड्स की तरफ चले जाना चाहिए। अब इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि आपकी पॉपुलेशन देखें इंक्रीज़ कर रही है, आप सबको फ्रेश जूस नहीं पिला सकते। बिल्कुल। ठीक है, आपको उसकी शेल्फ लाइफ मेंटेन करनी है। हम्म। लेकिन जब अभी मैंने आपको मैंगो की एग्जांपल दी, हम डिहाइड्रेटेड मैंगोज़ की तरफ जा रहे हैं, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स की तरफ जा रहे हैं। उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि आपका जो फ्रेश फ्रूट है उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। लाइक आप उसे एट द रूम टेम्परेचर 3 दिन के लिए स्टोर कर लेंगे, 4 दिन के लिए कर लेंगे, उसके बाद उसने ख़राब होना है। तो इसलिए हम डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स की तरफ जा रहे हैं इसी चीज़ से बचने के लिए। जहाँ तक बात है इसकी जूस इंडस्ट्री की, पल्प इंडस्ट्री की, इसके अंदर सिंथेटिक्स यूज़ होते हैं, लेकिन ये है कि उसकी भी एक लिमिट डिसाइड की जाती है, और वो लिमिट डिसाइड कौन करता है? वो FDA डिसाइड करती है कि इतनी है जो कि ह्यूमंस के लिए एक्सेप्टेबल है, कि उनकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, या अगर हैं तो बहुत मिनिमल से हैं। तो इसलिए पॉपुलेशन डिमांड को मीट करने के लिए हम ये सिंथेटिक्स की तरफ जाते हैं, प्रेफर कभी भी नहीं किए जाते। ठीक है, अगर कोई बंदा जो है वो, जैसे हमने प्रोटीन पाउडर्स की बात की, यूजुअली कितना पार्ट ऑफ योर डाइट जो है वो सिंथेटिक फूड्स अगर हम ले लें तो इट इज़ मैनेजेबल, अगर हम अच्छी गुड क्वालिटी का सिंथेटिक फूड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं? दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप, क्या आपकी बॉडी टाइप क्या है। ओके। लेकिन ये है कि हम इसको कोशिश करते हैं कि मिनिमली रखा जाए, और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो कंज्यूम नहीं भी करते, वो ये चाहते हैं कि हम फ्रेश फ्रूट्स की तरफ बिल्कुल, जाएं, फ्रेश organic फूड की foods तरफ, तरह ऑर्गेनिक हम। और ऑर्गेनिक का कंसेप्ट ये अब का नहीं, ये बहुत पहले का, लाइक लोग कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अब एक शख्स का लाइफस्टाइल ऐसा है कि उसने सुबह जॉब पे जाना है, 9 to 5 उसकी जॉब है, तो उसकी रूटीन थोड़ी हेक्टिक होती है, तो वो कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहा होता है ये चीज़ें। अच्छा, हम लोग पहले बात कर रहे थे कि डाइट जब हमने प्लान करनी है तो अपनी बॉडी के लिहाज से हमने ये देखना है कि हमें किस चीज़ की, किस मैक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। अभी आपने सिंथेटिक फूड्स की बात की, नाश्ते की बात की, तो यूजुअली लोग जो है वो सुबह सीरियल्स या कुछ इस तरह के बच्चे जो है वो मीठा खाना पसंद करते हैं, तो कहा जाता है कि शुगर को जी बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दें अपनी डाइट में से। इज़ दैट अ गुड हैबिट और शुगर इज़ नेसेसरी फॉर यू, आपने उसको मेनटेन करना है? नहीं, आप ये देखें ना कि आप कैलोरीज ले तो रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन इज कि आप उसे बर्न भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके। ठीक है, अब ये जो आपने बच्चों की बात की है, बच्चों के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या शायद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की कि आप इनको टिफ़िन बॉक्सेस बना दें जी, जिसके अंदर इनकी प्रॉपर मील बनी हो। क्योंकि हमारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, सुबह जाके ये कैंडीज़ या फिर ये चॉकलेट्स कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इनका पेरेंट्स, आप ये देखें ना कि चेंज चलती आ रही है कि आपके गवर्नमेंट, फिर साइंटिस्ट, फिर पेरेंट्स, फिर चिल्ड्रन, तो ये जब सारे मिलके एक दफ़ा काम करते हैं, उसके बाद जाके एक नई नस्ल डेवलप होती है कि जो मेल न्यूट्रिशन नहीं है। क्योंकि मेल न्यूट्रिशन जो बच्चे हमारे बन रहे हैं उसमें बच्चों का तो कोई रोल नहीं है, उसमें तो माँ बाप ने सारा कुछ कवर अप करना अब होता आप है इस ना। पे ज़रा तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम ज़रा तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे कि हैंडलिंग ऑफ फूड किस तरह होनी चाहिए, फूड से में जो अडल्ट्रेशन है उसके हवाले से इंतज़ामिया और हुकूमत किस तरह काम कर रही है। आफ्ताब, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से भी मेल न्यूट्रिशन होते हैं, हमारे फसलों पे काफ़ी असर पड़ता है। तो इस क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस पे कोई रिसर्चेज हो रही हैं या कुछ अमली इकदाम भी उठाए जा रहे हैं? सर, अभी रिसेंटली आप मिसाल देखें, हमारे पाकिस्तान में सैलाब आया। बिल्कुल जी। तो ये क्लाइमेट चेंज, अब ये देखें जहाँ पे सैलाब है वो फसलें तो तबाह हो गई, लेकिन जहाँ पे नहीं आया उन फसलों पे लोड ज़्यादा हो गया, लाइक उसके कंज्यूमर ज़्यादा हो गए। तो क्लाइमेट चेंज इन अ सेंस कि आप ये देख लें कि जो आपकी अनकही आप लाइक जो आपकी आफात आ रही हैं सारी की सारी ये आ जाती हैं। अब टेक एन एग्जांपल, मैं मिसाल दूं आपको, जो पाकिस्तान का 70% ऑफ द वाटर है वो ज़राअत में यूज़ होता है। ठीक है, अब उसको हमने कम किस तरीके से करना है कि हम ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएं। तो एडवांसमेंट हमें कहीं ना कहीं ज़राअत में भी और ये आपकी क्या कहते हैं प्रोडक्शन में भी चाहिए। तो इसमें होता ये है कि आप ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएंगे और जहाँ आपका 70% कंज्यूम हो रहा है वो 30-40% की तरफ चला जाएगा। तो ये एडवांसमेंट में कहीं ना कहीं जाके हम इन चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। बाकी क्लाइमेट चेंज इज़ अ वास्ट टर्म
उसमें एक कंट्री का रोल नहीं है, उसमें ऑल ओवर द पूरे ग्लोब का रोल बिल्कुल है। बिल्कुल और अल्टीमेटली जिस तरीके से ये डे मनाया जाता है क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी है, और लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ डिज़ास्टर, और अगर ये होता है तो मज़ीद 50-60 साल बाद हमारे लिए सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक डिलेमा है हमारा कि इससे मुकाबला हमारी इकोनॉमी वीक है, लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से जो है वो नीचे हैं। तो जब आप ड्रिप इरिगेशन की बात करेंगे, जब आप इस तरह की फूड की बात करेंगे कि हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी पूरा रखना है, हमने बच्चों को खुराक अच्छी देनी है, तो लोग किस तरह जो है वो इसको मेंटेन कर सकते हैं? इकोनॉमी से भी तो लड़ना है, तो जो चीज़ मुयस्सर होगी लोग वो खा लेंगे। सर एक देखें ना, एक फाइनेंसिंग है वो है आपके फार्मर की, एक है गवर्नमेंट की। अगर ड्रिप इरिगेशन लग जाती है एक छोटे फार्मर के पास, उससे आपकी कल्टीवेशन बेहतर होगी, उससे आपकी प्रोडक्शन बेहतर होगी। प्रोडक्शन बेहतर होती है तो अल्टीमेटली ये फ़ायदा किसको है? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट कर रही है वहाँ, अल्टीमेटली उसका फ़ायदा भी उठाएगी फिर। उमैर हनीफ साहब, तालीमी इदारों में कहा जाता है कि यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब खुराक दी जाती है, और कुछ जो बड़े फूड चेन्स की हम बात नहीं करते, छोटे फूड चेन्स की बात करते हैं कि वहाँ पर आवाम का रुझान भी ज़्यादा है क्योंकि चीप होते हैं, लोग वहाँ जाते हैं। इस हवाले से आप लोगों की क्या प्लानिंग होती है, ख़ासतौर पर फूड चेन्स के हवाले से बताइएगा, और ये भी समझाइएगा नाज़रीन को कि किन फूड चेन्स पर हमें जाना चाहिए और कहाँ पर जो किधर जाने से इज्तनाब करना चाहिए, ख़ुद अपनी नेकेड आई से। जी सर, इसमें सबसे पहली बात मैं आप प्रोग्राम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि कस्टमर का सर ये राइट है कि वो अब जहाँ भी रेस्टोरेंट में या कहीं भी कुछ खाने गया वो उनसे डिमांड कर सकता है कि मैं आपका किचन देखना चाहता हूँ। हमें ये ट्रेंड बनाना चाहिए। देखिए, हम उनको चेक करने जाते हैं, जब हम चेक करने जाते हैं उसमें हो सकता है उस वक्त उसके हालात अच्छे हों, बाद में ख़राब हो जाएं जैसे, ठीक है। तो ये तो कंज्यूमर का, कस्टमर का राइट है कि उनका किचन देखें, ठीक है, और इससे जो है ना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। उसके साथ साथ जो है हम जो है उनके किचन भी चेक कर रहे होते हैं, उनके प्रोडक्शन यूनिट्स भी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसमें जो है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो होते हैं उनको वो भी हाईलाइट कर रहे होते हैं, जो उनके ग्रे एरियाज होते हैं वो उनको बताते हैं, और साथ साथ हम उनको ट्रेन भी कर रहे होते हैं। अब सर आप देखें कि पिछले दिनों में हमने कल ही जो है डायरेक्टर साहब की सरबराही में हमने मुल्तान के तमाम अच्छे स्कूल्स की कैंटीन्स विज़िट की हैं, ठीक है, कैंटीन विज़िट की हैं, और वहाँ जाके बच्चे जो थे छोटे उनको भी गाइड किया है कि क्या चीज़ आपने खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी। साथ साथ जो है हमने कैंटीन पे गए हैं। अब कैंटीन्स के हवाले से, स्कूल की कैंटीन्स के हवाले से 3 कैटेगरीज है, मतलब, ठीक है, ग्रीन, येलो, रेड। इन ग्रीन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, बच्चे अंडा पराठा लेके आए, वो अच्छा है, वो लेके आए, ठीक है, और इसमें रेड कैटेगरी में वहाँ पे जो है कोल्ड ड्रिंक्स हैं, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसके अलावा कोई गुटखा है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो कैटेगरीज हमने उनको बता दी हैं, ठीक है। इस तरह से कलर सलांटी है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बैन आइटम की लिस्ट है। येलो है जिनको कम मिकदार में यूज़ करना चाहिए, जैसे कि फ़ास्ट फूड आइटम्स हैं, समोसे हैं, पकौड़े हैं, ऐसी आइटम्स हैं, कम खाने चाहिए, मतलब। तो उसके वाले से जो हमारे शेड्यूल थे ABC, हम वो वहाँ लोगों को तकसीम भी किए हैं स्कूल इंतज़ामिया को, ठीक है, उनको बताया कि इसकी कंप्लाइंस करवाएं। आफ्ताब, फूड कल्चर, आप भी जेन ज़ी से ताल्लुक़ है, मैं भी जनरेशन से, हम लोग बहुत ज़्यादा आउटिंग करते हैं, जाके फ़ास्ट फूड चेन्स पे खाना खाते हैं, तो क्या उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती है कि अगर हम मील जो है वो अपने घर का मील स्किप कर दें, यहाँ से मील जो है वो अपना ले लें? एग्जांपल ले लेते हैं, जिंगर बर्गर एंजॉय कर लिया हमने, तो वो अब हमारे लिए गुड इनफ है? वो तो हाई फैट हो जाता है। लाइक ये है कि हम कभी ये नहीं कहते कि आप कंज्यूम ना करें, अगर आपका फास्ट फूड साफ़ सुथरा है, ठीक है, तो आप उसे कंज्यूम करें, लेकिन साफ़ सुथरा टर्म को ज़रा एक्सप्लेन कर, एलेबरेट करो। उसकी हाइजीन, अगर उसकी हाइजीन ये है, अब जैसे उमैर भाई बात कर रहे थे कि आपके पिज़्ज़े जो आपका पिज़्ज़ा जो मिलता है आपको, वो मल्टीपल स्पॉट से मिलता है आपको। अब वो कहीं अच्छा है, कहीं नहीं अच्छा, कहीं पे उसमें बाल गिरे हुए हैं, और ये है कि कहीं पे हाइजीन का ख्याल रखा हुआ, प्रॉपर उन्होंने कैप्स ली हुई हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आप कंज्यूम ना करें, लाइक एक टेस्ट डेवलप हुआ है हमारा, तो आप कंज्यूम करें, लेकिन ये है कि उसको आदत ना बना लें। लाइक आप ऑर्गेनिक की तरफ रहें, 1 इन अ वीक और 2 इन अ वीक, कि अगर आपका जब दिल कर रहा तो आप जाके कंज्यूम कर लें, इट्स फाइन। अच्छा, अगर ये ज़्यादा हो जाता है, 1 इन अ वीक से ज़्यादा हो जाता है, हम डेली कंज्यूम को, तो सेहत पे क्या असरात पैदा होना शुरू हो जाते हैं? उसके हेल्थ इश्यूज मेनली तो आपका ये गट डिस्टर्ब होता है, और अगर आपका गट डिस्टर्ब है तो आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब है। अभी हम ये बात कर रहे हैं जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो मेंटेन्ड हैं, अच्छे तरीके से जो देखी जा रही हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी जगह से खाना खा लिया जाता है जो ऑयल जो है वो रैंसिड था, ख़राब था, तो फिर उसके क्या नुकसान होते हैं? अगेन उसके साथ फिर आपको गट इश्यूज होंगे, और गट के बाद आपको जो बाकी सारे मसाइल हैं वो साथ साथ होते हैं। आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है,
और ये चीज़ें देखने के लिए फूड अथॉरिटी भी काम करती है। इवन कि मैं फूड साइंटिस्ट हूँ, तो जब मैं जाता हूँ तो मैं जाके किचन विज़िट करता हूँ, उसके बाद जाके हम कंज्यूम करते हैं। तो इसके लिए हमें लोगों को अवेयरनेस देनी है कि आप जब भी जाएँ, जो भी खाना कंज्यूम करें, वो आपका हक है कि आप उसे जाके पहले देखें और उसके बाद उसे कंज्यूम करें। हनीफ साहब, सवाल बुनियादी फिर वहीं आ जाता है कि आम जो शहरी है उसके पास लैब्स नहीं है, उसके पास चीज़ें नहीं हैं, वो अगर किचन को जाके विज़िट भी कर लेता है तो ऑयल को कैसे उसका पता चलेगा? एग्जांपल के तौर पर हम बात करें ऑयल का या दीगर काफ़ी चीज़ों का, उसको कैसे पता चलेगा कि यार ये मेरे लिए मुज़र सेहत तो नहीं है, तो उसमें बचना किस तरह है? सर जैसे कि आफ्ताब ने बताया कि इनका इस्तेमाल कम से कम करना है, ठीक है, और नीड बेस होना चाहिए। सेकेंडली ये बात है सर, ऑयल के लिए सिंपल सा ये है कि ऑयल टेस्टोमीटर होते हैं, वो इक्विपमेंट है। फर्स्ट करें कि ले मैन है आदमी कैसे, उसमें सर सिंपल होता है कि वो विजुअली नज़र आ रहा होता है। अगर वो डार्क है, ठीक है, अगर आपने उसमें 1 इंच या 2 इंच तक जो है उसके अंदर चम्मच डाला है और वो नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब ये है कि ऑयल रेंसिड हो चुका है, ब्लैक हो चुका है, ठीक है, ऐसा उसकी फ्राइंग जो है वो भी नुकसानदेह होती है। और सर ये जो ऐसी गंदे तेल में अगर कोई फ्राई की हुई चीज़ है, वो आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का बाइस बनती है, फैटी लीवर का बाइस बनती है, फैटी लीवर जो लीड्स टू डायबिटीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं, मतलब ना, मतलब ये जो आपकी डाइट ही जो इंसान जो हम खाते हैं बेसिकली वो हम होते हैं। तो अगर ख़राब चीज़ है, अगर वो उसकी फ्राइंग सही नहीं है, तो सर हमें 2-3 चीज़ें ही हैं जो हमें अपनी डाइट में सही करनी है। फैट्स एंड ऑयल, ठीक है, हाई प्रोसेस्ड फूड सर, ठीक है, और मीट एंड मिल्क की क्वालिटी अगर अच्छी होती है। बिल्कुल उमर साहब, हमारे पास लास्ट 30 सेकंड्स हैं, अगर आप नाज़रीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें वो दे दें, उसके बाद हम इजाज़त लेंगे आपसे भी और आफ्ताब से भी। बिल्कुल 10 सेकंड्स में। सर ये आज वर्ल्ड फूड डे है, तो इसमें हैंड टू हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर है। तो हैंड टू हैंड में लिए कि हम सब मिलके कलेक्टिव एफर्ट के साथ जो है हम चलें, तो हम इंशाअल्लाह ताला जो है वर्ल्ड फूड डे की जो मकसद है उसको अचीव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया उमर हनीफ साहब, आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ आपने का हमने इन डिटेल ज़रा डिस्कस किया कि हुकूमत और इंतज़ामिया जो है इस हवाले से क्या क्या इकदाम उठा रही है। आफ्ताब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज़रा इन डिटेल हमें समझाया कि हमने किस तरह की डाइट लेनी है, किस चीज़ों से इज्तनाब करना है और हुकूमत को क्या क्या पॉलिसीज़ की तरफ जो है वो भी मूव करना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।